तो अगर आपने प्रीमियम टियर में एनरोल करा है तो आप सभी को पता है कि हमारी 2 मीट्स प्रॉमिस्ड है, राइट? हम 2 मीटिंग करेंगे, उसमें से ये हमारी आज की पहली मीटिंग है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग नोट्स भी बनाएं जो मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग ये गलतियाँ आगे ना करें। आज हमारी ये पहली मीटिंग है, तो आज मैं ज़्यादा बोलूँगा, आप ज़्यादा सुनेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली मीटिंग होगी उसमें आप ज़्यादा बोलेंगे, मैं ज़्यादा सुनूंगा। क्योंकि पहला मीट है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम है, यहाँ पर आंसर फ्रेमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। ये आपका साइंस नहीं है जहाँ पर एक ही आंसर सब बच्चे लिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने अगर अभी 50 आंसर शीट चेक करी है, तो हर कॉपी में डिफरेंट आंसर है। मतलब अगर किसी बच्चे ने चीटिंग करी भी है, जो कुछ बच्चों ने करी है, तो मुझे मालूम है कि आपने चीटिंग करी है, क्योंकि मार्किंग स्कीम और आपका आंसर एकदम मैच कर रहा है, वर्ड्स मैच कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या टिप्स हैं जो आपको अभी फॉलो करना है, और आखिरी में हम इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उसके बीच में आपको एकदम से लगता है कि यार दिमाग में कोई डाउट आ गया है, तो तुरंत पूछ लेना, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट है, आपके पास नहीं है, आप भूल जाओगे। तो ये मत सोचना कि यार भैया को बीच में डिस्टर्ब कर दिया। 10 बार टोकना, बट मैं रुकूंगा, आपको आंसर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आप लोग बीच में मुझे टोकें और क्वेश्चन पूछें, तो उससे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा हमारा, राइट? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को बीच में लगे तो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से कुछ मिस्टेक्स आपको पता होंगी, कुछ आप कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। चलो, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ जी हाँ भाई, दिख रहा है। स्लाइड दिख रही है मेरी आप लोगों को? हाँ जी हाँ यस भैया, हाँ जी बढ़िया। भैया। दिख रही है। और सर जो पॉइंट हो ना लिखने का एक बार बोल देना कि हाँ ये पॉइंट लिख लेना। सारे ही पॉइंट लिखना है आपको जो आने वाले हैं स्लाइड में, क्योंकि मैंने एक स्लाइड में एक ही एक पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें से कुछ आपको पता होंगे, लेकिन इससे थोड़ा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी, राइट? हाँ तो जी थोड़ी सर। फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। आंसर राइटिंग की पहली मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। सैम्पल पेपर्स कॉपी चेकिंग हम कर रहे हैं, और अभी हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी आंसर शीट चेक करी हैं और भर भर के मिस्टेक्स आपकी निकाली हैं। उन्हीं का हम डिस्कशन आज करने वाले हैं, राइट? 1 मिनट। परफेक्ट। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के भी सैम्पल पेपर्स लॉन्च कर दीजिए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। आई रिपीट, कोशिश कर रहे हैं। तो अभी से वैसे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी के बनना चालू हो गए, सोशियोलॉजी में भी काम चल रहा है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक इन्हें लॉन्च कर देंगे। अब इकोनॉमिक्स के जल्दी लाना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज की मीटिंग में ना, जैसा मैंने आपको बताया, 3 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मिस्टेक्स, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग भर भर के कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। फिर हम टिप्स देखेंगे, कौन सी टिप्स है जो आपको फॉलो करना है, और आखिरी में इंटरेक्शन हम करेंगे। और अभी भी अगर आप बीच में कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। परफेक्ट, चालू करें। आवाज़ क्लियर, यस वीडियो भैया। क्लियर? ओके। यस भैया। तो मिस्टेक्स में पहला पॉइंट निकल कर आता है ओपिनियन का पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, जो आपके चेकर रहते हैं ना, वो आपके गुरु भैया जैसे नहीं है 22 साल के, वो हैं 40-50 साल के। वो वहाँ पर आपके ओपिनियन सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, राइट? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स में अपने ओपिनियन दे देते हैं। ये यूपीएससी का पेपर नहीं है जहाँ पर सिलेबस में आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी आंसर में अगर आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं चल जाता है, लेकिन प्लीज़ कोशिश करिए कि आप अपने ओपिनियंस ना लिखें। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन आया इलेक्शन के ऊपर कि एनडीए की सक्सेस के पीछे क्या रीजंस हैं। अब ये हमारे सिलेबस में अब डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि भाई इस स्टेट में इतने वोट मिले, यहाँ का कल्चर ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, चल जाता है। लेकिन अब अगर आप पेपर में लिख रहे हो कि मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया और इसलिए उनको वोट मिल गए, मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, और पता चले आगे आपके सही आंसर में भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई। क्या बुक में आप लोग आंसर करना, कहीं पर भी इंदिरा गांधी जी की पर्सनैलिटी पर अटैक हुआ है पूरी बुक में, एनसीईआरटी में कहीं पर भी? नो भैया। कहीं भी नहीं नो। हुआ, राइट? सिर्फ हाँ ये भैया। बताया गया है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, ये रीजन थे, ये था, वो था। अब आप लिख देते हो कि वो डिक्टेटरशिप चाहती थी इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल्टा आपके कट जाएंगे। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है।
ऐसा कभी भी मत करो कि आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो लीडर पे। अब ऐसा नहीं है कि आप मोदी जी के फ़ैन हैं तो आप मोदी जी के बारे में अच्छा अच्छा लिखने लग जाएं, आप राहुल गांधी के फ़ैन हैं तो उनके बारे में आप अच्छा लिखने लग जाएं। कभी भी अपनी ओपिनियन बोर्ड एग्जाम में मत दीजिए। गॉट इट? अपनी ओपिनियंस नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है बोर्ड एग्जाम में। ओपिनियन रख रहे हो तो वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, कि कोई फैक्ट है जो आपको पता है और उसको आप एक्स्ट्रा पॉइंट में इंक्लूड करोगे। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि अपनी ओपिनियन दे रहे हो। फिर रिपीटिंग, ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों ने रिपीट करा है, तो मैं इसको बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों ने एक चीज़ ये करी कि भाई हम पहला आंसर लिख रहे हैं, पहला पॉइंट अच्छा लिख देते हैं, दूसरा अच्छा लिख देते हैं, फिर तीसरे में पहले ही पॉइंट रिपीट कर देंगे। आप रिपीट करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स आपको मिलते हैं अलग अलग पॉइंट के। अगर आपको क्वेश्चन आया है कि इस चीज़ के 6 कॉजेस बताइए, तो आपको 6 कॉजेस बताना पड़ेंगे। आप 50 पॉइंट लिख दो, लेकिन उसमें अगर आप एक पॉइंट को घुमा फिर आके रिपीट कर रहे हो, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो कभी भी ये मत करो। और क्या होता है यार, देखो आप क्लास 12th में हो, अब 12th में ये गलती मत करो। छोटे बच्चे करते हैं, चल जाता है। ऐसे में पता है क्या लगता है, हमारी जबलपुर की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कंत्रीपना। आपने कंत्री वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? टेल मी। नो, कंत्री मतलब होता है कि चालाकी नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये कंत्रीपने में आ आपसे जाता है। सुना था। हाँ, मैंने लाइव क्लास में कभी ना कभी यूज किया भैया एक होगा। क्वेश्चन है। मेरा ओपिनियन वाले में पॉइंट था कि अगर जैसे हमारा जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जैसे चैप्टर्स हैं, जी उनके अंदर इंडिया रशिया का जो पार्ट है, उसके अंदर इंडिया के अभी रशिया के साथ कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, अगर हम वो लिखे तो उसके साइड में लिखना पड़ेगा ये एक्स्ट्रा पॉइंट करके। आप पहली बात देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला जो एनसीईआरटी से बाहर हो, राइट? तो जो आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्वियसली उतने मार्क्स का आएगा जितना कंटेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब इमरजेंसी से ये क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता कि इमरजेंसी के 6 लेसन बताइए। बुक में कितने दिए हुए हैं? जिसने पढ़ा है जरा बताए, इमरजेंसी के कितने लेसन दिए हुए हैं बुक में? एक अलग से टॉपिक है। 3-4 पॉइंट्स। 3 मेन पॉइंट्स हैं, राइट? 3 मेन पॉइंट्स हैं। 3 मेन पॉइंट्स हैं। तो आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 6 पॉइंट्स बताइए, 3 ही लिखने के लिए आएगा। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो जो चेकर की मार्किंग स्कीम है उसमें भी 3 ही मेन पॉइंट्स होंगे। तो आप अगर अपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं तो फैक्ट बेस्ड है। जैसे अगर आप इंडिया रशिया रिलेशन लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि पहले आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद वो कर रहे हैं, और वो पॉइंट आपके डेटा बेस्ड हैं। अब ये मत लिख देना कि मोदी जी और पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी यारी तो हमें मीम्स में देखने को मिल जाती। भैया ये मत करना, ये फिर दिक्कत है। फॉर्मल चीजें। हाँ, मतलब वो लिखो भैया जो एक क्वेश्चन था। जैसे अभी आपने बताया कि अगर हमें क्वेश्चन आता है कि बीजेपी या फिर एनडीए की सक्सेस के पीछे के रीजंस क्या हैं, तो जैसा बुक में भी मेंशन है कि उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व थी, तो हम ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं आंसर में कि उनकी आइडियोलॉजी और मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन इन इंडिया इज हिंदू, दैट इज व्हाई उन्हें सक्सेस मिली। ये पॉइंट लिख सकते हैं? ये पॉइंट रिलीजन लिख के बेस सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा पोलाइटली फ्रेज कर देना कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जो बहुत सारे लोग की आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करती है, जिसलिए उनको वोट मिल गए। साथ में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की डिफाइन जो बुक में दी हुई है। डेफिनेशन लिख देना, ये लिख देना। ये मत करना कि हम ऐसा कुछ लिख दे कि हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रिलीजियन वॉर कर रहे हैं इंडिया में और उनके पास मेजॉरिटी है। मतलब आप ओपिनियन मत दो ना, क्योंकि ओपिनियन जैसे अपनी इसमें अगर 50 लोग हैं तो सबके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे ही जो चेकर है उसके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। आप चेकर को राइट दे रहे हो, अगर आप कोई भी अपना ओपिनियन लिख रहे हो तो आप चेकर को राइट दे रहे हो। क्या होता है, जो मार्किंग स्कीम रहती है ना, वहाँ पर लिखा रहता है कि अगर ये 6 पॉइंट नहीं है या ये 4 पॉइंट नहीं है तो इसके अलावा अगर कोई भी रिलेवेंट पॉइंट है तो मार्क्स दे देना। अब वो रिलेवेंट पॉइंट है या नहीं है वो चेकर का पर्सपेक्टिव है, तो फिर वो आप चेकर के ऊपर छोड़ रहे हो। तो कभी भी ऐसा कुछ मत करो जिससे चेकर के ही सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, राइट? तो ये मत करो। क्लियर है? हाँ जी। यस भैया। हाँ, और रिपीटिंग का पॉइंट यही है कि हमको रिपीट नहीं करना है। ये हमेशा याद रखना कि रिपीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भैया एक डाउट था। यस। तो भैया ज्योग्राफी में यूजुअली क्या होता है, हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी के आंसर्स लिखने पड़ते हैं और बहुत बार आंसर की में दिखाया जाता है कि एनसीईआरटी के लैंग्वेज को एक हेडिंग दी जाती है, तो उसको हेडिंग में कैसे कन्वर्ट करें एनसीईआरटी के लैंग्वेज को? आपको हेडिंग अगर कुछ भी बनाना है तो आप सीधे सीधे एनसीईआरटी के पॉइंट्स उठाकर हेडिंग बना देते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि ज्योग्राफी में किसी भी एक एग्रीकल्चर के मेथड के फीचर्स दिए हुए हैं, राइट? और आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसके फीचर्स आप बताओ। तो जो फीचर्स की पहली लाइन होती है, उसके जो पहले 3 वर्ड्स होते हैं वही हेडिंग बन जाते हैं। हेडिंग कहीं अलग से नहीं बनाना होता है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस की बुक भी पढ़ोगे, हिस्ट्री की बुक भी पढ़ोगे, तो जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स रहते हैं, 4 वर्ड्स रहते हैं, वही हेडिंग में आ जाते हैं कि भाई ये है। अब जैसे आप
ग्लोबलाइजेशन चैप्टर की बात कर लो, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हेडिंग बन गया, पॉलिटिकल हेडिंग बन गया। अभी हम इमरजेंसी की बात कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स है वो पता चली, तो आपका वो हेडिंग बन गया। आप लोगों के सिविल राइट्स के लिए अवेयर हो गए, हेडिंग बन गया। तो हेडिंग बनाना बहुत आसान काम होता है, बस एनसीईआरटी का थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए नॉलेज। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले इमरजेंसी वाले में, क्योंकि उन्हें मन से लिख दिया, उनको पता नहीं था कि एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? भैया एक डाउट था थैंक यू भैया। मेरे जैसे पूछना था, आपने जैसे हमें इन्फॉर्म किया है कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके कुछ न्यू वर्ड्स ऐड किए गए। तो अब जैसे बाय एनी चांस अगर कोई अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड टॉपिक आता है, और जैसे न्यू एनसीईआरटी में तो 3 डोम स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया गया, एंड अगर बाय चांस हमने उधर बाबरी मस्जिद लिख दिया, तो क्या मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे? नहीं कटेंगे। जो बोर्ड्स की कॉपी चेकिंग होती है उसमें जो चेकर वो इतना अवेयर रहता है कि हर बच्चे के पास लेटेस्ट एनसीईआरटी नहीं है। इनफैक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, कहीं पर भी आपको एकदम लेटेस्ट एनसीईआरटी मिलेगी नहीं, पिछले साल की मिलेगी, तो उससे मार्क्स नहीं घटते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, अब जैसे मैं बताता हूँ, पहले यूरोपियन यूनियन के 2 परमानेंट मेंबर थे। कौन से थे? 2। फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो एक हट चुका है, कौन सा हट चुका है? जब ब्रिटेन। ये बात ना बहुत घिसी पिटी हो गई है, राइट? ये जब हम 12th में थे ना, जब उस समय मार्क्स नहीं कटते थे, उस समय आप वो भी लिख दो चलता था, वो भी लिख दो, अब नहीं चलता है। तो अब मत, ये ऐसी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। अभी आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, आपके टाइमलाइन वाले बॉक्स में भी मेंशन्ड है, तो ये गलतियां फिर बड़ी हो जाती हैं। बट हाँ, अयोध्या वाले में चलता है। अब आप लोगों के जो ये क्वेश्चन है ना, एक बार हम ये स्लाइड कर लेते हैं, फिर मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स नहीं तो फिर हम मिस कर देंगे। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया, मैं फिर से करता हूँ। नॉन एनसीईआरटी अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपनी रिस्क पे लिख रहे हैं, लिखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले एनसीईआरटी मेंशन करोगे अच्छा है। मतलब चेकर को ऐसा मार्किंग स्कीम में दिख जाना चाहिए कि यार हाँ ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, चलो 3 मार्क्स। फिर एक्स्ट्रा लिखते हो तो चल जाता है। लेकिन अभी देव भैया हिस्ट्री की कॉपी चेक कर रहे थे, किसी ने बहुत प्यारे आंसर लिखे, लेकिन उनके आंसर एनसीईआरटी के थे ही नहीं। मतलब उन्होंने आंसर पूरा सही लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी का नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि भाई सीबीएसई का या किसी भी बोर्ड का सिलेबस होता है एनसीईआरटी, राइट? आपके स्कूल में एनसीईआरटी चलती है? कोई भी ऐसा स्कूल है यहाँ पर जहाँ एनसीईआरटी चलती ही नहीं है? मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ाते ही नहीं होता ना? यहाँ एनसीईआरटी हमारी मेन बुक है, राइट? तो एनसीईआरटी फॉलो करना है ज़रूरी। अब आउटडेटेड, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं बता देता हूँ। अब कोई भी ऐसी चीज़ें मत लिखो जो अब बहुत समय के हिसाब से बदल गई है, और लिख रहे हो तो यहाँ पर एक ट्रिक निकल कर आती है कि आप ईयर मेंशन कर दो। जैसे अभी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज से 10 साल पहले इतनी नहीं थी। तो अगर आप 10 साल पहले की पॉपुलेशन लिख रहे हो तो मेंशन भी कर दो कि भाई मैं 2014 2015 की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, राइट? ईयर मेंशन करने से मार्क्स नहीं कटते। बहुत सारे बच्चे पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, वो नोटिस मैं करता हूँ, यूरोपियन यूनियन की जीडीपी गलत लिखते हैं कि आज ये जीडीपी आज नहीं है, आप लिख रहे हो 2014 की, तो मेंशन कर दो। क्लियर? कभी भी अगर आप कोई ऐसा डेटा लिख रहे हो जो पुराना है तो ईयर मेंशन कर दो, तो वो चीज़ सही रहती है। और अगर आपको नहीं बन रहा है तो मत लिखो। ऐसा नहीं है कि डेटा लिखना ही है, वही अगला पॉइंट मैंने लिख दिया, रॉन्ग डेटा। बहुत सारे बच्चे ना एक बहुत स्मार्ट तरीका अपनाते हैं कि यार एक काम करते हैं, मन से डेटा लिख देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 2007 किसको पता चल रहा है? भाई पता चलता है, जो चेकर है वो पढ़ रहे हैं। क्यों? जियोग्राफी में आती है मोस्टली ये दिक्कत, वो जो खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें अकॉर्डिंग टू कंट्रीज वगैरह। भाई मत करो ना, मत लिखो डेटा। डेटा नहीं लिखने से कोई क्या होता है? आज मैं आपको जैसे 10 मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ठीक है? बताने को तो मैं 50 भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं 10 ही लेके आया हूँ ना, तो आपके दिमाग में थॉट नहीं आएगा कि यार 40 मिस हो गई। तो जब चेकर आपकी कॉपी चेक करता है, आंसर अच्छा, तो उसके दिमाग में ये नहीं आता कि ये डेटा मिसिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा गया है तो। अब आप चेकर को बता रहे हो, सर ये देखिए ये मेरा डेटा है जो गलत है, प्लीज़ चेक कर लीजिए, तो फिर वो बोलेगा लाइए भाई मार्क्स काट देते हैं। तो ये मत करो, थोड़ा सा दिमाग से काम करो। वही एक्स्ट्रा दिमाग मैंने, ये तो मैंने अलग से पॉइंट बना दिया, मालूम? एक्स्ट्रा दिमाग। भाई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाना है। क्या आप हो 17 साल के, आपको लगता है यार अगर जो मैप दिया है ना पॉलिटिकल साइंस में वो खुद से बना लेंगे तो इंप्रेशन मस्त पड़ जाएगा? यार एक काम करते हैं, एमसीक्यू में आंसर लिख देते हैं, लेकिन आगे हम अपना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिखा, मत करो। ये आपका जो पेपर है वो बोर्ड का पेपर है, यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा नॉलेज किसी को चेक नहीं करना। हम सबको पता है बहुत इंटेलिजेंट है, ये अपने दोस्तों के बीच आप करिए कि अरे आपको पता है ये फन फैक्ट, बोर्ड वाले को नहीं जानना। आपसे जो पूछा गया वो बता दो। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं कुछ और का कि मुझे ये भी मालूम है। ठीक है भाई, पता है आपको, बट चेकर नहीं है इंटरेस्टेड, चेकर का काम मत बढ़ाओ।
ठीक है, तो एक्स्ट्रा दिमाग। अब अभी इंग्लिश की लास्ट क्लास चल रही थी, लाइव क्लास, तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, लेटर में पिन कोड भी लिखना है क्या? क्या हमें पूरा, भाई पिन कोड दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो क्यों? मतलब ये आप सोचो कि यार अगर क्वेश्चन में लिख के आ रहा है कि भोपाल, और अगर आपको भोपाल का पिन कोड पता है तो आपका तो बहुत नाम हो गया। नाम नहीं हुआ है भाई, मत करो मत करो मत करो, ठीक है। 17 साल के हो आप 12 साल के नहीं हो, तो आपको 17 साल में मे भी लग सकता है बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हो, लेकिन वो जो 40 साल के दादाजी आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके साथ मत करो ये काम। फिर चॉइसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना यार कि आपको जब चॉइसेस मिलती है ना क्वेश्चन में कि आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करना है तो 5 ही करना है, 10 नहीं करना है। अगर आप 10 करोगे क्या होगा, कोई को पता है यहाँ पर क्या होता है? अगर आप 10 में से 10 कर देते हो, 5 करना है तो ओवर अटेम्प्ट का लगता है वो। और क्या होता है? चेकिंग कैसे होगी उसकी? अगर उसमें चेकिंग नहीं होगी, वो मार्क्स कट जाएंगे। सही भी होता है तो पहले वाला फर्स्ट 5 होंगे वही चेक होंगे, बाकी लास्ट 5 चेक नहीं होते। सब जो मिक्स हो पहले गया, पांच पर हाँ, आप लिखा- लोग को पता है शायद। स्टार्टिंग के 5 चेक हो जाएंगे, लास्ट के 5 चेक नहीं होंगे फिर। ओके, हाँ, हाँ, पहले मैंने पांच। जो बोला बाकी में ये बोला यही सही है कि फालतू 5 चेक की नहीं मेहनत। होंगे, राइट। अगर आपको 4 में से 2 करने बोला गया, ऊपर के 2 चेक हो जाएंगे, नीचे के 2 नहीं होंगे, भले ही ऊपर के 2 गलत और नीचे के 2 सही हो, 0 मिल जाएगा। तो ये काम मत करो। और चॉइसेस में एक और बात है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के गए, है ना, मतलब एक चैप्टर का कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के गए, और उसके बाद फिर नीचे उसी का दूसरा टॉपिक आ गया जो आप बिल्कुल पढ़ के नहीं गए, आपने बस पढ़ा और आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया कि अरे यार ये टॉपिक तो बनता है। लेकिन जब आपने आधा पेज, एक पेज लिख लिया, जब आपको क्लिक हुआ यार शायद ये नहीं बन रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छे से बन रहा था, ये पहले सोच लो भाई। पेपर करने से 2 सेकंड पॉज ले लो कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इन दोनों में से कौन सा करना है। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई भी 4 DPSP बताओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने बोला DPSP आर्टिकल 51, लाओ भी बताते हैं। एक लिखा पंचशील के अग्रीमेंट बताओ 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गायब। अरे यार अब तो याद ही नहीं आ रहा। और नीचे क्वेश्चन क्या था कि अपना ओपिनियन दे दो भाई कि ये हुआ, सही हुआ या गलत हुआ। आप बोल रहे हो यार ये तो ये लिख देना चाहिए था, अब तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये गलती किसने करी? मैंने भी करी है ये गलती। इकोनॉमिक्स के पेपर में मेरा 6 मार्क्स, मेरे 94 आए इकोनॉमिक्स में, एक क्वेश्चन गलत गया 6 मार्क्स का। क्यों गया? ऑप्शन था या तो न्यूमेरिकल कर लो या फिर एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कर लो। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करा एंड में समझ में आ गया यार ये तो गलत हो रहा है, अब तो नहीं हो पाएगा। पेपर का टाइम खत्म हो गया, पेपर सबमिट कर दिया, घर आए और फिर बैठे हैं। अच्छा, देव से मैंने पूछा, हम लोग का सेट डिफरेंट था लेकिन जहाँ तक वो क्वेश्चन सेम था, तो देव बोलता पागल हो गया, अब जब न्यूमेरिकल क्यों करेंगे, रिस्क क्यों लेना है, जबकि उससे बन रहा था। तो मैंने यार तुम सही बोल रहे हो, मैंने ही होशियारी मार दी, पैनिक कर गया मैं। तो कभी भी थोड़ा सा सोच लो फिर कर लो, ये अच्छी चीज़ है ना, सोच के कर लेना चाहिए। और अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो वो क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो जहाँ पर आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो पहले दिमाग में फ्रेम कर लेना चाहिए, क्योंकि लिखते लिखते फ्रेम कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है तो वह दिक्कत होगी ना, कोई भी क्वेश्चन। और ये हमारे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं जहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आप मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा ये होता है। तो ये आपको भैया, यस भैया मुझे पूछना है कि हम जो हमारा 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है, तो हम लाइक अगर क्वेश्चन पूछा है तो हम क्वेश्चन पेपर पे वो बस वो क्वेश्चंस के पॉइंट्स लिख सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन पेपर आप कुछ नहीं कर सकते, करना भी नहीं, बाहर निकाल देते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हो। बट आप रीडिंग टाइम, कब आपने क्वेश्चन उठा दिया तो रीडिंग टाइम सबसे क्रूशियल टाइम होता है, जिसमें आपको पूरा पेपर रीड करना चाहिए जल्दी से, और सबसे पहले MCQs देख लेना चाहिए, और MCQs के आंसर दिमाग में सोच लेना चाहिए कि आप मतलब इतने अच्छे से आंसर सोच लो कि 5 मिनट में MCQs आपके हो जाए। और हो जाने से मेरा मतलब है वो भी हो जाए जो आपसे नहीं बन रहा है, मतलब अगर आपसे थर्ड नहीं बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क बता देता हूँ, बात निकल गई है, ये दिमाग मत दौड़ाना कि यार थर्ड MCQ नहीं बन रहा है, अभी छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, एंड में उसको काट देना। एंड में अगर टाइम बचता है तो उसको काट के फिर जो आपको सही लग रहा है वो लिख देना। और चाहो तो अपने पेपर में एक छोटा सा डॉट लगा लेना, एकदम इतना छोटा सा कि आपको भी बहुत मेहनत करके दिखे, क्योंकि वो टिक लगाने दे देते हैं, इतना भी नहीं करते, थोड़ा बहुत टिक आप लगा सकते हो, डॉट लगा लो। क्या होता है, क्लियर डॉट लगा लेते हैं ना वो क्वेश्चन में जो हमसे नहीं बन रहे हैं, तो हमें एकदम क्लियर हो जाता है बाद में जब हम पेपर चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ। तो या फिर इसमें ये भी कर सकते हो कि उन क्वेश्चन में डॉट लगाओ जो हो चुके हैं, ये बेटर ऑप्शन है। क्यों बेटर ऑप्शन है? मेरे साथ ये हुआ था, मेरा जो भी क्वेश्चन हो जाता था ना उसमें एक डॉट लगा देता था। तो जब मैं पेपर चेक कर रहा था पॉलिटिकल साइंस का, तो एक क्वेश्चन में डॉट नहीं था। यार मेरा तो पेपर हो गया, वो क्वेश्चन मुझसे गलती से छूट गया था क्योंकि वो बहुत ऊपर दिया हुआ था, तो वो स्किप हो गया। तो अगर मैंने डॉट नहीं लगाया होता तो मैं तो मस्त बैठा था, क्या हो गया पेपर, चले आते मार्क्स।
तो डॉट लगा लो छोटा छोटा, और एमसीक्यू में भी डॉट लगा लो, उसमें डॉट मत लगाओ जो नहीं बन रहा है, लेकिन उसका आंसर जरूर से लिख दो, कुछ भी लिख दो, बाद में उसको फिर ठीक कर लो। और इंग्लिश के पेपर में तो सबसे पहले आपको रीडिंग टाइम में करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर देख लो, क्वेश्चन आंसर देखने के बाद मतलब पढ़ तो सब लो, मेन फोकस करो अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो पढ़ो पैसेज। पैसेज पढ़ के क्वेश्चन मत पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ना, कि पैसेज पढ़ते हुए आपको पता चले कि आंसर कहाँ पर है। स्मार्ट वर्क करना है, डबल मेहनत नहीं करना है। कुछ लोग बैठ रहे थे रीडिंग टाइम में, क्यों भाई कैसा है पेपर, बन रहा है भाई, ये मत करना बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा बोर्ड पहले 15 मिनट में सेक्शन ए बहुत आराम से खत्म हो जाता है। आराम से, अरे मैं तो पूरा पेपर ही अच्छा, सेक्शन ए में खत्म करता हूं। एमसीक्यू कितने मिनट में खत्म हो जानी चाहिए? एमसीक्यू जितना 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, 1 मिनट और ये 30 सेकंड जितना मैं तो बोलता हूँ। और कार्टून वाले और मैप वाले क्वेश्चन अराउंड आधे घंटे में तो खत्म ही हो जाना चाहिए ना। मैप तो 3 मिनट यार, मैप में कितनी देर लग रही है, वो कार्टून भी है, में भी कितनी देर लग रही है, ये फटफट करो। एमसीक्यू प्लस कार्टून प्लस मैप, इस पे भी अपन बात करेंगे, इस पे भी नहीं अपन इस पे भी अपन आ रहे हैं, इस पे भी अपन आ रहे हैं, ये अपन करेंगे, ठीक है। चॉइसेस हो गया। वर्ड लिमिट फॉलो करना है, इंग्लिश में तो बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करना है। इंग्लिश में अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो तो फिर मार्क्स आपके कटेंगे, फिर आप बोलोगे रिजल्ट वाले दिन अरे ये क्या हो गया, मेरा तो पेपर सही गया था। भाई कोई भी पेपर बनाता है ना, वो मेहनत करता है, गाइडलाइंस में लिखा रहता है डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, वो टाइम पास के लिए थोड़ी लिख देते हैं, उसका मीनिंग होता है। यस भैया वर्ड लिमिट से मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। जैसे हम वर्ड लिमिट को फॉलो करते हैं, हम आंसर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो हम लिखते 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 पता ही नहीं चलता है कि मतलब जो लिख रहे हैं वो रिलेवेंट भी है, मतलब वो दो नंबर की जो वर्ड लिमिट होती है ना, उससे एक्सीड कर जाता है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन में बताया तो रहता है कि आपसे पूछा गया है, आपसे मैं बोलता हूँ भैया एक्सीड कर जाती है वर्ड लिमिट। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन आता है कि भाई यूएसएसआर और यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, टोटल में 4 थी, सबको पता है। क्वेश्चन आया 2 मार्क्स के लिए, तो एक आइडियोलॉजी कितने मार्क्स का हो गया, हाफ है, इतना आपने को पता है ना, इतना तो मैथमेटिक्स करा है आपने, राइट। हाफ के लिए कितना लिखना चाहिए, नाम बस, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, हो गया। जैसे अदर सब्जेक्ट्स में तो फॉलो हो जाता है, बट इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में नहीं कर पाती भैया। तो क्या आपने प्रैक्टिस नहीं करी है बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर की? इंग्लिश में आप मन से नहीं लिख सकते, इंग्लिश में वही आपको लिखना पड़ेगा जो चैप्टर में दिया हुआ है। एम हैमिल का ड्रेस कोड बताओ आखिरी दिन का, अब उसमें ये नहीं लिख सकते ना वो पजामा में आए हुए थे, वो नहीं आए हुए थे, तो उसमें आपको वही लिखना पड़ेगा जो बुक में दिया हुआ है। बुक में 4 लाइन में दिया हुआ है, तो आप भी 4 लाइन में लिखोगे, तो वो बचता कहाँ पर है वहां पर एक्सीड करने का स्कोप। क्वेश्चन बैंक यूज करो इंग्लिश के लिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्सीड भी कर रहे हो ना तो आधे पेज में होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपने आंसर राइटिंग के क्वेश्चन में बताया बच्चों, था। हाँ उसमें आएंगे, उस पर अभी अपन आएंगे, उस पर आएंगे, वो तो मैंने मेंशन करा हुआ है, आप लोगों ने देखा कहाँ है कोर्स। आप देखो लिमिटिंग क्वेश्चन, ये मैंने पहले ही आंसर कर दिया लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अपने आप में लिमिटिंग रहते हैं। लिमिटिंग का मतलब समझते हो आप लोग, कि वो खुद बता देता है कि आप इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। जैसे उसमें जैसे बोला था 6 कॉजेस लिखो, 6 कंसिक्वेंसेस लिखो। अब देखो 6 तो आप लोग के फेवर में हो गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 लिख रहा हूं मैं, बोलता हूं लेकिन क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का कि 3 लिखो, अब क्या करोगे? अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पर आपने अपना वही स्मार्ट दिमाग यूज करा कि नहीं 6 लिख देते हैं, 3 कट हो जाएंगे, क्योंकि भाई 3 पूछे गए ना, तो चेकर 6 क्यों चेक करेगा आपके। अब सोचो आपने 6 लिख दिए होशियारी में, और हर पॉइंट आपने सिर्फ 2-2 लाइन का लिखा है, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको 6 में से? 3, क्योंकि आपने बहुत छोटा छोटा आंसर लिख दिया। तो यहां पर तरीका क्या होता है, आप 3 पॉइंट ऐसे बनाओ जो अपने आप में बड़े हैं, मतलब 3 आप 2-2 कॉन्सिक्वेंसेस को मर्ज कर दो, या एक ही कॉन्सिक्वेंस ऐसा सिलेक्ट करो, कॉज ऐसा सिलेक्ट करो जो अपने आप में बड़ा है, और या फिर अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो 3 हेडिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिख दो। मतलब आपको हेडिंग पॉइंट के 2 मार्क्स। हाँ, आपने एक हेडिंग दे दी, उसके नीचे 2-2, 3-3 पॉइंट लिख दिया, अब आपका आंसर बड़ा हो गया। अगर आप ये करोगे कि 3 कॉजेस पूछे गए, आपने 6 लिख दिए, तो वो तो चेकर 3 ही चेक करेगा ना, तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। 6 मार्क्स के अंदर एक पॉइंट में कितनी लाइनें होनी चाहिए? डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट लिख रहे हो। अगर आप 6 ही पॉइंट लिख रहे हो तो कोशिश करो कम से कम 4 लाइन तो लिखो मिनिमम आप। भैया जैसे मैंने ना अपने एग्जाम में, प्री बोर्ड के एग्जाम में मुझे डाउट है, ऐसे मतलब लाइक जो 6 मार्क्स के थे, तो उसमें मेरा नंबर काटे थे मेरे टीचर। क्या तन्मय, फिर से बोलिए। जो मेरा आंसर पेपर था प्री बोर्ड का, उसमें मैंने अपने 3 पॉइंट लिखे थे 6 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है, बट उसमें मेरे मार्क्स काटे थे सर ने, क्योंकि उसमें मैंने 6 पॉइंट लिखे थे। इस वजह से सर ने कहा था कि पूरे 6 पॉइंट होने चाहिए, तब जाके आंसर मिलेंगे, मतलब मार्क्स मिलेंगे। तो 6 पॉइंट्स लिखे थे ना आपने, तो बस नहीं कटते नहीं यार। देखो टीचर, स्कूल के टीचर ना, क्या पता यार क्या चेकिंग करते समझ, अब उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है थोड़ा,
वो अब कर देते हैं, मुझे तो कभी मार्क्स नहीं देते थे, मैं तो उनकी सुनने का पागल। अब मेरी लिखने की स्पीड स्लो थी। अब मेरा हिस्ट्री का पेपर हुआ, ये मेरे साथ भी होता है। वो टीचरों के चक्कर में तो पागल हो जाते हैं अपन। अब वो क्या, मेरा हिस्ट्री का पेपर चेक, अच्छा मेरे सर भी ना इतने महान थे, मेरा हिस्ट्री का प्री बोर्ड हुआ, अगला प्री बोर्ड पॉलिटिकल साइंस का है, बाजू में आके खड़े हो गए, बेटा एक्सक्यूज मी मैं पेपर लिख रहा हूँ, आपने हिस्ट्री में क्या किया? मैंने क्या किया? आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो मैंने यार पहली बात, बंदा पेपर दे रहा है, आपने उसका दिमाग घुमा दिया। मैंने सर मेरा पेपर तो अच्छा गया है। नहीं, आपने बहुत छोटे छोटे आंसर लिखे हैं। तो मैंने चलो ठीक है, पेपर चेक करा भाई, प्रॉपर 8 मार्क्स में बंदे ने 10-10 पॉइंट लिखे इतने क्लियर, और आपने उसको दे दिए 4-4 मार्क्स। तो मेरी स्पीड स्लो थी, तो मैंने भाड़ में जाओ क्या करना, कम आते रहे मार्क्स, बोर्ड में हो गया सही तो सब चलता है। अब इतना टीचर वो नहीं ध्यान में दे सकते भाई, उनसे तो अभी भैया हमारे हिस्ट्री वाले सर को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पता नहीं क्या ही मतलब सब ऐसे होते हैं। क्या उनको ऐसा लगता है यार मैंने कहीं पढ़ाने में कोई गलती तो नहीं कर दी जो बच्चा कम पॉइंट लिख रहा है, तो उनके ऊपर अपने ऊपर ही अटैक हो जाता है उनके। भैया मेरा डाउट है जी भैया, मेरा अभी लास्ट प्री बोर्ड में क्या हुआ कि नोटिस पूछे थे इंग्लिश में, तो मैंने वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करी, लेकिन मेरा राइटिंग बहुत बड़ा है तो दिखने में नोटिस बहुत बड़ी हो गई। नीचे ब्रैकेट में वर्ड्स लिख दिया करो, टोटल वर्ड्स। हाँ नहीं, लिखते हैं इंग्लिश में, मतलब जब आपने नोटिस लिखा ना तो नीचे ब्रैकेट बना के टोटल वर्ड्स और जितने आपके वर्ड्स हुए वो लिख दिया करो। इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट में। मुझे डाउट है। यस निशा। भैया आपने कहा कि लाइक पॉइंट्स को मर्ज करते हैं, जैसे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है डिसइंटीग्रेशन के, तो अगर मैं एक ऐसे बना दूं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे 3 पॉइंट बना दूं, तो उसके नीचे मैं सारे पॉइंट्स ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 2 3 करके। लाइक इकोनॉमिक लिखा मैंने, उसके नीचे मैंने 3 पॉइंट लिख दिए, पॉलिटिकल लिखा उसके नीचे 2 3 लिख दिए, ऐसे ऐसे हो सकता है ना? परफेक्ट। और इसमें अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, क्योंकि क्या होगा अगर आप ऐसा बनाओगे तो चेकर को ये भी लग सकता है कि इनको अंदर के पॉइंट पता है नहीं पता, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लिख दिया, कल्चरल या कुछ भी आपने लिख दिया, और उसी के नीचे एकदम शॉर्ट में आपने ये भी लिख दिया कि पॉलिटिकल में आप क्या मेंशन करने वाले हो, इसमें आप क्या करने वाले हो। इकोनॉमिक में आपने लिख दिया कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आपने लिख दिया, या आपने लिख दिया कि इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर उनका पूरा डूब गया था, या आपने वेलफेयर में लिख दिया कि उनका वेलफेयर खत्म हो गया था। तो बिल्कुल एक एक वर्ड में आप ये भी लिख दो कि उसके अंदर आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हो ब्रैकेट में, तो चेकर को ये भी पता चल गया कि हाँ भाई इसको बनता है। लाइक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मैंने बनाए, तो मैं ऐसे फ्लो चार्ट बना सकती हूँ। लाइक मैंने पहले टॉपिक का नाम लिखा एक दो वर्ड में, फिर मैंने 3 फ्लो चार्ट बना दिए 3 पॉइंट के, तो मैं उन 3 पॉइंट्स को भी और ज्यादा मतलब कर सकती हूँ ना, एक्सीड। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। 6 मार्क्स में आप फ्री हो लिखने के लिए, हिस्ट्री में 8 मार्क्स में फ्री हो आप लिखने के लिए, ज्योग्राफी में 5 मार्क्स में फ्री हो आप, इकोनॉमिक्स में 6 मार्क्स में 5 मार्क्स में फ्री हो आप, हर उसमें फ्री हो आप लॉन्ग में जितना लिख सकते हो अच्छे से उतना लिखो, लेकिन जितना लिखने का मतलब नहीं कुछ भी लिखो, सही लिखो, बट लिख सकते हो आप उसमें। तो मैं उस पर भी अभी अपन आएंगे, अभी आगे उस पर बात करेंगे हम। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये मेरे वही हिस्ट्री सर बोलते थे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। हम लोग का जब बोर्ड एग्जाम का पहला दिन था, उन्होंने हम सबको बुलाया और बोला, उन्होंने एक बात जो सच में बहुत अच्छी बोली थी, हम लोग हमेशा याद करते हैं कि बेटा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, बने चाहे ना बने। और मेरी क्लास में लिटरली ऐसे बच्चे थे जो हम लोग को लग रहा था फेल हो जाएंगे, वो फेल नहीं हुए, क्योंकि उनने सर का इसको फॉलो करा। बहुत सारे बच्चे, अभी हम कॉपी चेक कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों के 80 में से 40-30 आए। मैंने यार आपने 4 पेज सबमिट कर दिए, तो उन्होंने बोला भैया बना नहीं। अरे तो कुछ भी लिख दो, ये क्या होता है कि बना नहीं तो छोड़ दिया आपने, कुछ तो लिखो भाई, पढ़ा तो कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने, मन से कुछ भी लिख दो। तो उससे ये होगा कि अच्छा देखो इसमें क्या होता है, हम ये बार बार बात करते हैं कि चेकर के सामने अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात और पता होना चाहिए कि चेकर के भी लिमिटेशन होते हैं कि वो अपना गुस्सा आपकी आंसर शीट पे नहीं निकाल सकता। मतलब अगर आपने एक आंसर ऐसा लिख दिया जो बहुत ही घटिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगला आंसर आपका सही है तो आपके मार्क्स काट देंगे, ये नहीं हो सकता। मतलब मैंने बोल दिया कि आपने इमरजेंसी वाले आंसर में लिख दिया कि इमरजेंसी का मतलब होता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी की हेल्थ ख़राब हो गई थी तो एम्बुलेंस आई थी, इमरजेंसी लग गई थी, कुछ भी लिख दिया मतलब आपने फालतू सा। तो ऐसा नहीं है कि चेकर बोलेगा यार ये क्या है, नहीं, मार्क्स नहीं घटेंगे आपके। और इसमें स्मार्ट वर्क आप ये कर सकते हो कि आप उस सेक्शन के पहले वो क्वेश्चन कर लो जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं। अब यहीं पर एक पॉइंट और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थोड़ा अच्छे से मेंशन कर दिया करो, अच्छे बड़े में डाल दिया करो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4। इतना क्या करना है कि A4 A5 की दिखे भी ना कि क्या लिखा है, 5 को 6 बना देते हैं, तो कम से कम हम 2 5 देख के समझ पाएंगे कि हाँ भाई 5 ही है। मतलब आप लोग व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर डालते हो ना, तो 4 बार उसमें 6 को 5 4 को 9 करके देखना पड़ता है कि सही भी है कि नहीं है। आप लोग नंबर थोड़ा सही लिखो, बड़ा बड़ा लिखो,
मेरी राइटिंग खराब है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कम से कम ठीक कर लो। ये तो मैंने बता दिया है ना, लिमिटिंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अपने आप में लिमिटिंग रहते हैं, तो वहां पर आप अच्छे से आंसर करोगे। बट भैया दिस इज वेरी ट्रू कि जो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस का आपने बताया ना, अभी रिसेंटली अभी 2 दिन पहले हमारा हिस्ट्री का प्री बोर्ड का आंसर शीट हमें मिली, तो उसमें ऐसा था कि मुझे लगा था कि ठीक है 80 का है तो मुझे लगता है 50 अबव आएंगे, क्योंकि पेपर जो था काफी मैम ने ना बहुत लेंथी डाला था। मुझे लगा था कि शायद से इतना से क्वेश्चन मुझे याद है, उसमें था कि डोमिंगो पेस ने क्या कहा था महानवमी डिब्बा के बारे में एज अ हाउस ऑफ विक्ट्री। अब महानवमी डिब्बा का मुझे याद था, लेकिन हाउस ऑफ विक्ट्री वाला पार्ट मुझे भूल गया। और ये था भी मेरे ख्याल से कुछ 4 नंबर का नहीं 8 नंबर का था, ऐसा कुछ था ये। तो मुझे लगा इसमें क्या ही लिख सकती हूँ मैं, तो मैंने कुछ भी, मतलब महानवमी डिब्बा के बारे में पता था ना कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म था, इसमें ये करते थे, साउथ में इसको ये बोलते हैं फेस्टिवल, सब लिख दिया। एंड जब मुझे पेपर मिला, मैंने देखा कि मैम ने उस क्वेश्चन में मुझे ऑलमोस्ट 5 या 6 नंबर दिए, सिर्फ एक वो हाउस ऑफ विक्ट्री ना लिखने के मैम ने काटे हैं। बहुत बढ़िया, नहीं ये करनी चाहिए। एक इनफैक्ट एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में था कि पद्मावत किसने लिखी थी। अब मुझे वहां पे पूरी मूवी याद आ गई पद्मावत की, कि अच्छा अरे वो था बिनते दिल गाना था उसमें, वो पूरा इंसान याद है, नाम नहीं याद आ रहा। तो मैंने बोला कि छोड़ देती हूँ, बाद में करते, बट मुझे लगा लास्ट में अगर मान लो कि मुझे नहीं याद रहा ये करना है, तो अच्छा आपने कुछ भी लिख दो। तो मुझे याद था, मैंने लिख दिया स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन आंसर है। अब उसके नंबर तो नहीं मिले मुझे, लेकिन एटलीस्ट वो लिख दिया मैंने, खाली नहीं छोड़ना। लास्ट में भूल जाता है, हमें लगता है वो 1 नंबर का छोड़ा, क्यों कुछ लिख देते। मैं तो शायद थोड़े वक्त दे भी देता कि यार टेक्निकली थोड़ा कुछ तो सही है, हो जाता है। एंड टू माय सरप्राइज हाईएस्ट मुझे आ गए हिस्ट्री के प्री बोर्ड में क्लास में। करनी चाहिए। गौरी आपने हैंड रेस करा हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, गौरी ने हैंड रेस करा हुआ है। गौरी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। भाई यहाँ कुछ इंट्रोवर्ट्स भी आए हैं, मुझे लग रहा है, आप लोग पूछिए, डरिए मत। जी गौरी। नहीं वो भैया ये डाउट था, वैसे थोड़ा सा डम हो सकता है। कोई क्वेश्चन डम नहीं होता, प्लीज। नहीं, जैसे लाइक एमसीक्यूज में ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमें ए और बी ऑप्शन में डाउट है, तो कई बार ऐसे हम ए लिख देते हैं और बी ऑप्शन का आंसर लिख देते हैं। तो हमारी टीचर ने कहा था कि ऐसा कर सकते हो, तो ये सच में रेलेवेंट है क्या? ऐसा मतलब मार्क्स मिल जाते हैं? करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे बस यार, उसमें क्या है, करो तो कुछ भी। आपको टीचर गलत नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ भी करो। भैया मैंने देखा था, नहीं मैंने यूट्यूब में इसका एक शॉर्ट्स देखा था कि अगर लाइक ए ऑप्शन है और उसका आंसर है, तो अगर तुम गलती से अगर प्रीलिम में ऐसा लिख दोगे कि बी और ए का आंसर, तो वो गलत पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सेम अगर वैसा बोर्ड में लिख दोगे और अगर ए आंसर है और तुमने ए का आंसर लिखा है, भले वहां बी लिखा है, तो वो राइट पड़ जाएगा। ये वाला शॉर्ट्स मैंने भी देखा था भैया। यूट्यूब पे एक शॉर्ट में आपको भेजूंगा जहाँ पर बोला गया कि सीयूटी में सारे आंसर डी होते हैं, डी लिख के आओ तो आपका डी पक्का हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाना है। बी आंसर है तो बी लिख दो, सी आंसर है तो सी लिख दो, डी है तो डी लिख दो। अगर आपको बी डी में कंफ्यूजन हो रहा है तो डिसाइड कर लो कौन सा सही है, वो लिख दो, ये मत करो। अब चेकर के ऊपर आ जाएगा, चेकर बोलेगा यार आंसर बी सही है या आंसर से डी लिखा है, इसको आधा दे दिया जाए या 0 दे दिया जाए। और वैसे भी 3 चेकर कॉपी चेक करते हैं, एक नहीं करता है, पर चले। अगर एंड तक भी कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ ना, तो ऐसे करना है, सारे ऑप्शन में से GURUTA वहां पर खत्म होगा, टाइम गुड़िया वहां वो हो जाएगा, ठीक है। देव हमेशा जब भी MCQ नहीं बनता सी लगा के आता, बोलता नहीं सी लगा के आऊं। हालांकि उसके देवर में कभी तुक्के सही तो नहीं जाते ज्यादा, बट मैं क्या करता हूँ जब नहीं बन रहा ना आपसे, आप थोड़ा सा ना 2 सेकंड बैठ जाना चाहिए ऐसे कि यार मुझसे इस थॉट के साथ कि मुझसे बनता है, कहीं ना कहीं आंसर क्लिक होता है। जैसे मैप में एक क्वेश्चन आया था कि मैं श्योर था कि ये उसमें दिया हुआ था कि कौन सा स्टेट एक मूवमेंट के बाद फॉर्म हुआ था, और नीचे अब मैं था यार या तो ये आंध्र प्रदेश होगा या फिर गुजरात होगा। अच्छा पॉलिटिकल में एक क्वेश्चन गलत का मतलब होता है दूसरा भी गलत है ना, क्योंकि उसमें मैच करना पड़ता है। या तो 4 हैं या 2 हैं। मैं बैठ गया, मैं कम से कम 10 मिनट बैठा, मेरा पेपर हो गया था 20-30 मिनट पहले। बैठा मैंने कहा यार जितना पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस सब दिमाग में एक बार घुमा लेता हूँ। फिर मैंने वहां नोटिस करा पेपर में कि एक क्वेश्चन में ईयर मेंशन है, एक क्वेश्चन में ईयर के साथ मंथ भी मेंशन्ड है। मैंने बोला ऐसा क्यों, यहाँ पर ईयर है यहाँ पर मंथ भी है। फिर मैं बैठ गया, मैंने बोला कि गुजरात और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश एक आंध्रा मूवमेंट के बाद बना था, तो मूवमेंट का डेट इंपॉर्टेंट होता है, तो मे बी क्वेश्चन में यहाँ पर मंथ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो मूवमेंट है, और मैं तुक्का लगा दिया। ऐसे लॉजिक तुक्का लगाओ लॉजिक के साथ, तो वो सही हो गया।
मेरी टीचर का कॉल आया, मेरा मैम पॉलिटिकल साइंस में या तो मेरे आप 95 पकड़ लो या 97 पकड़ लो, क्योंकि मेरा मैप का लोचा हो गया है। तो मैम ने क्या किया आपने? तो मैंने मैम उसमें विशाल आंध्रा का। तो बोली नहीं बेटा आपका सही है। अच्छा, मेरे दोस्त लोग इतने गधे बोलते हैं कि तुमने गलत कर दिया, और मैं बैठा हुआ हूँ यार मेरे से गलत हो गया। तो फिर वो बाद में पता चला, तो मैंने चलो यार, मैं तो उसको तुक्के में कंसिडर नहीं करता भाई, मैंने अपने दिमाग का बिल्कुल प्रो मैक्स लेवल यूज़ किया उस दिन। ये भाई क्यों दिया है मंथ, क्यों दिया है, सोचता रहा। चलो 1 मिनट पहले हम और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, किसी ने हैंड रेज करा हुआ था भैया मेरा डाउट है। हाँ दक्ष बोलिए। भैया जैसे मेरा डाउट है, कुछ हमारे स्कूल में महान पुरुष है जो खुद को एक टॉपर समझता है, वो एमसीक्यू के नीचे उस एमसीक्यू जो उन्होंने मार्क किया उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख कर आते हैं, तो क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के माइंड पे? पड़ेगा, चेकर पागल बोलेंगे उनको, और क्या चलता है उनको, जो करना कर रहे हैं, तो अपने को क्या लेना देना, वो कुछ भी करे भाई। देखो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाना है, एक्स्ट्रा दिमाग। आपने देखा वो एक 5th क्लास का बच्चा मेरे पास, सॉरी 4th क्लास का बच्चा मेरे पास आया, बोलता है भैया पेटीएम यूज़ करते हो? मैंने हाँ। मैंने बोला नहीं मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ। करो भैया कैशबैक मिलता है। वो मेरे को ये बताने आया था कि उसको कैशबैक का मतलब मालूम है। ये मैंने बोला यार भाई चले जाए यहाँ से, दिमाग मत पचा मेरा। बच्चों उसको लग रहा है वो स्मार्ट बन रहा है, वो स्मार्ट नहीं बन रहा है, वो इरिटेटिंग हो रहा है। तो आप बोर्ड में ऐसा मत करो। ये बोर्ड चेकर को यार मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार मैं ऑप्शन ए पढ़ूँ कि नीचे की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ूँ, और मैं क्या करूँ उस इन्फॉर्मेशन का? वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है मेरे, मुझे पता है भाई, मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली पता है, तो मत करो। और किसी का कोई क्वेश्चन था? सर भैया वो मेरा हाँ प्लीज। हाँ मेरा मतलब वही था कि हिस्ट्री में मैंने मतलब लास्ट जो प्री बोर्ड हुआ उसमें मैंने 8 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने 10-12 पॉइंट लिखे हैं, फिर भी मैम ने मुझे मार्क्स हार्डली 3 और 4 ही के बीच में दिया। इग्नोर करो, कुछ नहीं कर हिस्ट्री सकते। वालों को तो इग्नोर मुझे लगता है करो। मीटिंग मुझे टीचर्स के साथ भी करना पड़ेगी इसके बाद आपके स्कूल वालों हिस्ट्री वालों के लिए के। स्पेशल। अरे भाई अपनी हिस्ट्री वाले के साथ मेरे यहाँ पे क्या लिटरली अगर मेरा कोई भी स्कूल टीचर देख रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, बट अगर मैंने अपने टीचर्स की आंसर राइटिंग एडवाइस मान ली होती तो आज मैं 80% पे बैठा होता, मजाक नहीं, नो ये सच। क्योंकि अच्छा अब एक और ग्रामर स्पेलिंग, ह्यूमैनिटीज़ में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है मार्केट में कि हम ह्यूमैनिटीज़ वालों को ग्रामर से क्या लेना देना, हम लोग के थोड़ी मार्क्स कटते हैं भाई। चेकर अगर कॉपी देख रहा हो उसमें भर भर के सेंटेंस फ्रेमिंग में मिस्टेक्स हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि माई इज नेम गुरु नहीं अच्छा लगता सुनने में, सब ये बेसिक चीज़ें नहीं अच्छी लगती, और फिर स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत चल जाती हैं, भर भर के नहीं चलती। और आप अगर ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम की है, जैसे अभी हमारी एक टॉपर निकले हैं अंश ने अभी 79.5 स्कोर करे कॉपी में, उनका मैंने आधा मार्क क्यों काटा? उन्होंने गलती से अक्षय चिन्ह को असाई चिन्ह लिख दिया, तो मैंने काट दिया। मैंने नहीं भाई असाई चिन्ह कुछ नहीं होता, आपने गलत लिख दिया। भाई मेरे ऊपर है ना, या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप के लिखना भूल गए, या मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको नाम नहीं पता था, मेरी मर्जी। आप नहीं बोल सकते कि अरे वो तो मेरे से गलती हो गई। तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, ग्रामर मिस्टेक मत करो, ग्रामर गलतियां अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप दे आर में कंफ्यूज हो रहे हो, देन में कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं अच्छा लगता। इसको थोड़ा सा आप गूगल करो, थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग को इम्प्रूव करो, उससे आंसर आपका क्वेश्चन में पास्ट टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना? रखना पड़ेगा। आप लिख दो कि कोई पास्ट की चीज प्रेजेंट में, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस को समझो। इंग्लिश की तो अलग ही बात हो गई, इसमें भी आपको करना चाहिए। और इंग्लिश में अगर आपको लगता है नहीं आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, जो फ्लो चार्ट होते हैं वो 4 और 6 नंबर के अलावा और भी क्वेश्चंस पे बनाने पड़ते हैं। पहले 6 में बना लो, 4 में बना लो, टाइम बचता है तो फिर बना लो, बट 6, 4, 5 इनमें ज्यादा सही रहता है। जैसे 3 मार्क्स में बना लो तो अच्छा रहता है, बट नहीं बना पा रहा कोई बात नहीं। मतलब एमसीक्यूज और में ही मार्क्स कटते हैं एंड आंसर वगैरह में इतने मार्क्स नहीं कटते हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूं? मतलब एमसीक्यू और मैप वक्त के लिए मतलब उसमें मेरे मार्क्स कटते थे वर्सेस एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी करना पड़ेगा। एनसीईआरटी रीडिंग इज द ओनली सोल्यूशन। रही बात मैप की, तो रिवीजन, बार बार मैप का वीडियो देखना पड़ेगा आपको, बार बार करोगे तो मैप याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। भैया मतलब मैंने एनसीईआरटी रीड कर रखी है, तो मतलब 2-3 बार कर चुका हूं। एक मिनट तन्मय देविका कायरव, हाँ तन्मय बोलिए। भैया मैं कह रहा था कि मैंने एनसीईआरटी 2-3 बार रीड कर रखी है, बट स्टिल तब भी मेरे मार्क्स कटते हैं एमसीक्यूज वगैरह में ही। मतलब लाइक 20 में से 17 या 18 मार्क्स आ जाते हैं, बट तब भी वो 2 मार्क्स जो कट रहे हैं ना, उसका बहुत ऐसा लगता है कि क्यों कट रहे हैं ये भी। एमसीक्यू वाली फंसता एंड मैप वक्त भी ऐसा होता है कि मतलब प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं गलतियां रह जाती हैं।
जैसे इस बार मेरे मैप वर्क में राखी खड़ी गलती हो गया था। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर ना मैं एक चीज बताता हूँ, 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा। पहला तो एमसीक्यू वाली फंसता पक्का है, देख लेना। दूसरा पॉइंट ये है, जब एमसीक्यू गलत जाए तो एक क्वेश्चन खुद से पूछो, ये जो एमसीक्यू गलत गया ये बनता था, आप भूल चुके हैं, या फिर पहले कभी पढ़ा ही नहीं था। अगर आप भूल चुके हैं, पहले आपने पढ़ा था, तो फिर तो मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। लेकिन अगर ये एमसीक्यू आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बस बन गया। अब गलत आंसर का सही आंसर भी तो पता चलता है ना, सही क्या था, तो आगे गलत नहीं होगा। ये आपको करना पड़ेगा। और रही बात मैप की, हम बोर्ड एग्जाम से पहले भी तो मैप देख के जाएंगे भाई। पेपर देने से 15 मिनट पहले भी तो मैप देख के जाओगे, यूं एक बार दिमाग में छाप के तो जाओगे कहाँ पर क्या दिया हुआ है। और जब वहां एग्जाम में जाओगे सब फ्रेश मेमोरी में रहता है, तो बनता है। अभी रिवीजन करो और फ्रेश मेमोरी में डालेंगे एग्जाम के टाइम पे। जैसे भैया इसका मेजर डाउट निकलता है, पढ़ना पक्का है सीरीज हर बार मैं देख के जाती हूँ प्री बोर्ड्स में, लाइक बहुत हेल्पफुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक दिन के अंदर अंदर हम सारे चैप्टर्स की फसना पक्का नहीं देख सकते, और ऊपर से एमसीक्यू वाली भी देखनी पड़ती है। पीडीएफ चाहिए आपको? नहीं ऐसा मजाक कर रहा हूँ, बोलिए। मैं बस आपसे ऐसा कर रही हूँ कि कोई ऐसी प्रोसेस या टेक्निक है जो हम लाइक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले हम पूरे दिन सारी फसना पक्का देखने बैठते तो बहुत टाइम चला। यानी थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मतलब आपने अगर एक बार देख लिए ना तो बनता है। वो एग्जाम से पहले डाउट बार बार आता है दिमाग में कि यार एक बार फिर से कर लेते हैं, लेकिन आप एक बार में सब चीजें नहीं कर सकते। मुझे तो यार ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे हिस्ट्री के प्री बोर्ड के आगे एक दिन भी गैप नहीं था। मतलब 19 को इकोनॉमिक्स का पेपर था, 20th को हिस्ट्री का पेपर था, तो मेरे पास बचा था सिर्फ एक रात। और पेपर देके आगे इकोनॉमिक्स का ऑब्वियसली थक गई, ताकि सो गई, और सो के शायद कोई 7-8 बजे उठी, बचे थे हाथ में कुछ घंटे। तो अब तो अंदर अंदर टेंशन होने लगी, क्या होगा कि नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा मैंने भैया सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है। मेरे लाइक बोर्ड्स में जिस दिन पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उसके ठीक पहले वाले दिन मेरा फूड न्यूट्रिशन का एग्जाम है, तो एक भी दिन गैप नहीं। एक मिनट एक एक करके प्लीज। निशा इसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। हाँ, तो अंदर अंदर पैनिक होने लग रहा था, तो पैनिक की वजह से भी और कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा था। ये मेरे साथ हम बताते हैं। निशा आप भी कंटिन्यू कर दीजिए, दोनों को साथ पे आंसर कर देंगे। लाइक जिस दिन बोर्ड का एग्जाम है ना पॉलिटिकल साइंस का, उससे ठीक पहले वाले दिन मेरा फूड न्यूट्रिशन का एग्जाम है, तो मुझे एक दिन का भी गैप नहीं मिला पॉलिटिकल साइंस में। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रिवाइज कैसे करूँगा। हो जाता है, रिवीजन में इतनी दिक्कत नहीं होती है। जब मैं छोटा था ना, तो एग्जाम वाले दिन सुबह मेरी माँ मुझे पढ़ने नहीं देती थी, पढ़ने ही नहीं देती थी कि पढ़ो मत। तो मैं बोलता था भाई ये क्या बात हुई, एग्जाम है। तो वो बोलती थी कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब 1 घंटे में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस रिवीजन वगैरह कर लो। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने तो बोलना बंद कर दिया, लेकिन मैंने खुद इसको फॉलो करना चालू कर दिया। आपने साल भर पढ़ाई करी है, अब 1 घंटे में आप दुनिया नहीं बदल सकते। 1 घंटे में सिर्फ रिवीजन कर सकते हो आप। तो मैं क्या करता था, मैं अपना एक कॉपी में पॉइंट्स बना लेता था कि हाँ भाई, जैसे यूएसएसआर के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, विजयनगर के ये फीचर्स हैं, ये वो है, और बस मैं जल्दी जल्दी आधे 1 घंटे में पलटाता था, और उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने चले जाता था। और मैं एग्ज़ाम में लिटरली 1 घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाता था, अपना जो भी सेंटर मिला हुआ है, क्योंकि लेट हो जाए कुछ हो जाए, मैं वहाँ कुछ नहीं करता था, बैठ जाता था। बैठा हूँ और बस चिल मार रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो दूसरों को देखा, वहाँ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, ऐसे दौड़े दौड़े आएंगे, अरे तुम्हें मालूम है कि बर्नियर ने क्या करा था, आप बोलोगे ये कौन सा नाम आ गया, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। तो आपको लगेगा यार सब तो बहुत आगे, सब बहुत आगे नहीं है। वो सब लोग इतनी चीज़ें कर लेंगे कि एग्जाम में उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, और आप जो जो करके जाओगे वही आ गया तो बनता है। तो आखिरी में टेंशन नहीं लेना चाहिए, साल भर मेहनत कर रहे हो तो सब दिमाग में रहता है, बनता है। तो थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए। थेरेपी में एक बहुत फेमस डायलॉग चलता है कि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि जब फ्यूचर प्रॉब्लम आएंगी तो वो उससे डील कर लेगा जैसे आप आज की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो डील हो जाता है। तो इतना टेंशन मत लो, राइट? नहीं, मेरा मतलब कि लाइक मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 24 फेब से, तो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम है ना, तो उसके बीच में तो मैं पॉलिटिकल साइंस ऑब्वियसली नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स हैं। तो लाइक अगर थोड़ा सा नहीं तो मैं स्ट्रेटेजी भी डालूंगा उस समय आप लोगों के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम आने तो दो आप लोग 10 डेज 5 डेज 3 डेज स्ट्रेटेजी में लाऊंगा, और हम लोग तो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, बट मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ। पहले से रिवील नहीं करता मैं, बाद में कैंसिल हो जाए तो पापरे, फिर मैसेज पे मैसेज आने लग जाते हैं। बट बड़ा करें। अभी मैं आपको ये बोल सकता हूँ, हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आपको लगता है यार 4 दिन में आपको ये करना है, तो अब हमारे पास ये ऑप्शन तो बचता ही नहीं है कि हम 5वें दिन कर लेंगे, 4 ही दिन हमारे पास है। तो हम सिलेबस को 4 डेज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री में चलो बोल देते हैं 12 चैप्टर हिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है आपको, 2 ही दिन का गैप है आपके पास, तो 1 दिन में कितने चैप्टर करोगे आप?
6 चैप्टर। अब आप ये बोल दो कि एक दिन में 6 नहीं हो सकते, वो आप देख लो, क्योंकि 2 ही दिन का गैप है बोर्ड एग्जाम में। तो फिर हम क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। हम बोलते हैं 6 चैप्टर में एक काम करते हैं, ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो उसको एनसीईआरटी कर लेते हैं, ये चैप्टर बनता है तो इसका फंसना पक्का कर लेते हैं, ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से बनता है तो नोट से रिविजन कर लेते हैं। तो वो आप फिर स्मार्ट वर्क करने लग जाते हो, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। समझ में आया निशा आपको? भैया मैं एक नहीं, ये तो 2 दिन का हुआ ना, फिर मेरे पास तो 1 दिन की गैप नहीं है। 1 दिन का नहीं है तो आप अभी से पढ़ो कि गैप ही नहीं है। जैसे मेरे पास भैया जब मैं था एक ना। चीज बोलूं इसमें। जी शगुन। अब देखो निशा, मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह के कैसे नोट्स बनाए हैं, बट दिस इज एन अनपेड प्रमोशन कि अभी मेरा हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड था, हिस्ट्री का प्री बोर्ड था मेरा, और मुझे बहुत डर था क्योंकि हिस्ट्री में पता नहीं सब आता है, फिर भी मुझे हमेशा लास्ट तक डर रहता है कि यार ये नहीं आ पाएगा, कहीं सोर्स से कुछ आ गया, बॉक्स से कुछ आ गया। तो मैंने क्या की, मैंने लगाई देव भैया की वीडियो, एंड आउट ऑफ जितने भी पॉलिटिकल साइंस की भी उससे भी पढ़ के गई थी, लेकिन हिस्ट्री का मैं ऑनेस्ट रिजल्ट बताऊंगी। ऐसा है कि ऐसे इतने छोटे से पॉइंट्स लिखे भी नहीं। शगुन आपका माइक म्यूट हो गया है। बहुत बढ़िया। ऐसा है कि सिर्फ सब हेडिंग दी हुई है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज बुल वाज नोन, एंड बाकी भैया ने पीछे खुद बोला हुआ है, सिर्फ सब हेडिंग। अब ऐसा होता है कि अगर आप एक रात पहले आपने साफ देख लिया ना अपने सामने सिर्फ सब हेडिंग्स, आपको वो याद रह जाता है, अंदर का आपको खुद याद आ जाता है। तो या तो आप वीडियो देख लो रैपिड रिवीजन वाली, और वो हार्डली 20 मिनट की है, 15 मिनट की है, तो आपका सारा हो जाएगा एक रात में। या तो फिर सबसे बेस्ट, मुझे तो वीडियो से ज्यादा अपने हाथ से अगर लिखा हो ना, तो जो भैया ने पूरी जो व्हाइट पेपर पे वो ब्लैक सब हेडिंग्स थी ना, मैंने वो सारी उतार ली है बैठ के, एटलीस्ट पहली बुक की, अभी सेकंड बुक की भी अभी भैया ने डाली भक्ति सूफी वगैरह, वो मैं भी करूंगी, आज का मेरा है गोल। तो वो सब पॉइंट्स आप एक बार पढ़ के चले जाओगे ना, अंदर जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये मुझसे बन रहा है, ये मुझसे नहीं बन रहा है। जो टॉपिक नहीं बनेगा उसका बाद में जाकर वो एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ये हो जाएगा एक रात में। मैंने किया है एक रात में। रैपिड रिवीजन मदद करता है। रैपिड आप लोग देखते हैं कि भैया 12 तारीख को एग्जाम है, आप जल्दी से बना दो। भाई आप खुद सोचो, अगर मैं एक दिन में सारी वीडियोस डालूंगा तो मुझे ज्यादा व्यूज आएंगे। मैं 4-4 दिन का टाइम पागल नहीं हूँ जो ले रहा हूँ। यूट्यूब के एल्गोरिथम खत्म। मैं तो एक ही दिन में, आज जैसे पॉलिटिकल साइंस की सारी वीडियो रैंक कर रही हैं, तो मैं अगर हिस्ट्री, इतनी अकल हमको भी है ना कि हिस्ट्री भी रैंक करेगा, तो हम हिस्ट्री भी पहले डाल सकते हैं, लेकिन बन ही नहीं पाता तो डालेंगे कैसे? आप सोचो, इतनी बड़ी एनसीईआरटी को सम अप करना 20 मिनट में, 15 मिनट में हंसी खेल का काम नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। और उसमें भी एक बच्चा लिखता है कि भैया ने एक कोई बुक का नाम लिया कि ये बुक के भैया ने नोट्स बहुत अच्छे से कॉपी पेस्ट करके रैपिड रिवीजन बनाया है। मैंने बोला यार मेरा भाई, इधर चलो आगे बढ़ते हैं। सीरीज, अच्छा अब देखो क्या है यार, ये तो मैंने आपको बहुत सारी मिस्टेक्स बता दी ऐसी, लेकिन और मिस्टेक्स है जो आप लोग आगे करने वाले। तो मैंने क्या करा, यूट्यूब पे ना एक शॉर्ट्स की सीरीज ही बना दी है, उसको आप लोग देखते रहा करो। उसमें कोई भी मिस्टेक आप लोग करते हो ना, तो अगले दिन मैं उसकी एक वीडियो बना देता हूँ छोटी सी, कि ये मिस्टेक मैंने नोटिस करी, ये आप लोग मत करना, क्योंकि अब हर मिस्टेक को तो मैं लिख नहीं सकता। तो शॉर्ट्स में ऐसा है कि वो बच्चे जिन्होंने इनरोल नहीं भी करा है तो उनको भी मदद हो जाती है। तो शॉर्ट्स आप लोग फॉलो कर लेना। अब टिप्स की बात करते हैं। पहला नोट, ये क्या लिखा है मैंने, अच्छा हाँ आप लोग ना जब 3 घंटे का पेपर करते हो ना, तो प्लीज नोट करा करो कि पेपर आपका कितनी देर में हुआ। और मैं तो बोलता हूँ हर सेक्शन के बाद भी नोट करा करो कि ये सेक्शन आपका कितनी देर में हुआ। और मैं तो और अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करने से पहले लिख भी दिया करो ऊपर कि आपका ये पेपर कितनी देर में हुआ। तो एटलीस्ट हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि अगर आपका जल्दी हो गया तो। अच्छा अब एक और चीज़ है, देखो एक और एक्स्ट्रा दिमाग, भैया आपके साथ एक बहुत ही गुड न्यूज़ शेयर करना है। क्या गुड न्यूज़? मेरा पेपर 2 घंटे में हो गया। ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये बैड न्यूज़ है। भाई 3 घंटे यूटिलाइज करो। अच्छा आप गेम खेलने जाते हो, कार्ड मिलता है मॉल में कि आप 5 मिनट खेल सकते हो, आप 4 मिनट बाद बाहर आ जाते हो क्या? नहीं आते ना, आप तो 1 सेकंड और एक्स्ट्रा लेते हो कि हाँ आ रहे हैं। 3 घंटे में अगर आपने 2 घंटे में पेपर करा, इसका मतलब है कि आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया। आखिरी का 30-20 मिनट्स बचा लेना चाहिए, लेकिन बाकी टाइम में आप और सोच के आंसर लिखो कि और कैसे बेटर कर सकते हैं, और कैसे आंसर प्रेजेंटेशन सही से कर सकते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए और टाइम नोट करना चाहिए। जैसे मुझे आज भी याद है, मैंने बहुत बार बताया है, मुझे जो आता है ना अपना CV वाला क्वेश्चन इंग्लिश में, उसमें 15 मिनट्स लगते थे। मेरा 15 मिनट्स लगने, 15 या 25 मैं भूल गया हूँ, बट मेरा इतने मिनट लगेंगे तो कोई काम निपट गया है मेरा। तो मैंने उसकी प्रैक्टिस करी और फिर मुझे लगते थे 5.5 या 6 मिनट्स, और मैंने उसको सेट कर लिया। मैंने इतने मिनट्स में मेरा हो रहा है, बढ़िया है। मुझे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 15 मिनट्स लगते थे, मैं 15 मिनट्स। इससे एक और चीज़ बता देता हूँ, ये मैंने अभी अपने एग्जाम में ऑब्जर्व करी, मैं बच गया, मैंने देव को परेशान कर दिया। हम वॉच पहनते हैं एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में आप पहन के जा रहे हैं ना, तो डिजिटल पहन के मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्या होता है, आप इमेजिन करो एक घड़ी है,
वो 10 बज रहा है और 10:15 हो रहा है, तो आप 15 मिनट अगर एक आंसर में ले रहे हो ना, तो आप माइंड में क्लिक कर पाते हो कि 15 अभी मैं 1 घंटे में 3 आंसर और कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी डिजिटल घड़ी में लिखा हुआ 10:15, दिमाग वैसे काम नहीं कर पाता है, आप उसको ना ऐसे कांटे को आगे नहीं बढ़ा पाते। भैया मैंने तो लास्ट मैंने जो हिस्ट्री की टेस्ट लिखी उसमें मैंने अपना टाइम मेंशन किया है नोट्स में, मेरा 1 hour 43 minutes में हो गया और मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इतनी जल्दी हो क्यों गया मेरा। नहीं, मैंने लिखा है वो। आप तो उसमें ना हर एक सेक्शन के बाद नोटिस करा करो कहाँ आपने जल्दी कर दिया। यग्नि की बात हो रही है, यग्नि का तो इतना मैसिव इंप्रूवमेंट है पेपर में, आपको हमने ऑडियो में बोला भी था, राइट? पहले पेपर में मिस्टेक्स थी, इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने 4 दिन बाद ही पेपर सबमिट करा और उसमें मिस्टेक्स बहुत कम है। नहीं, टाइम मैंने तो अपनी घड़ी उतार के देव को दे दी, मैंने भाई देव तुम अपना संभालना, मेरे को अपनी दे दे भाई मेरी स्पीड स्लो है। मैंने दिमाग दौड़ाया। क्या होता है जब वो आपकी घड़ी एक नॉर्मल रहती है ना, तो आप एनालॉग वाली में देख पाते हो कि यार इतना इतना टाइम लगाना है, ऐसे लगाना है, वैसे लगाना है, तो वो बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं टाइम पूछ रहे हैं, सर कितना टाइम हुआ, मैम कितना टाइम हुआ, अरे भाई पहन के जाओ, देख के जाओ टाइम कितना हो रहा है और उसको मैच भी कर लो। मेरा पेपर हमेशा छूटता था, इतनी खराब टाइम मैनेजमेंट है मेरी कि इकोनॉमिक्स के पेपर में लास्ट जो सेक्शन होता है, सी सेक्शन जो 6 नंबर वाले, सारा छूट गया हाफ ईयरली में सारा। तो ऐसा था कि मैंने जब बाद में कैलकुलेट किया, मेरे उतने ही नंबर बन रहे थे इकोनॉमिक्स के पेपर में जितना वो छूटा था ना, मतलब वो छोड़ के बाकी सारा था। मैंने बोला तेरी यार ये कर लिया होता, और मैं वॉच नहीं पहन के जाती थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसी दिन मंगवाई, मैंने बोला लेके आओ। अब मैं पेपर शुरू से पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि रीडिंग सेक्शन ना इतना, हाँ ये इतना, आधे घंटे का लेके चलती हूँ। कहीं ज्यादा ले जाए तो मुझे पता है आगे एडजस्ट करना है, तब से मेरा पेपर छूटा नहीं है। ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ तो ये मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी, इस लेवल तक का पहुंच जाता है कि आप सेक्रीफाइसेस करने लग जाते हो। मतलब आप लॉन्ग आंसर आखिरी कर रहे हो, आपको पता है कि अब टाइम नहीं है, आप छोड़ देते हो, आप बोलते हो इतना ही करेंगे नहीं तो आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ ना घड़ी बैठ जाती है कि मेरा पेपर कितनी देर में होने वाला है। और यहाँ पर भाई इतने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, वो बच्चे जो इंट्रोवर्ट्स हैं, बोल लो आपके ग्रुप में भी इंट्रोवर्ट है, मैं एक्सट्रोवर्ट। अभी आप लोगों से इतना अच्छा बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ। अभी आप मुझे मिल जाओगे ना रास्ते में तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो बोलो चलता है ना, चैट में लिख रहे हो आप तो। मुझे याद है कि ना 10th के टाइम पे ना मैंने वॉच खरीदी थी, क्योंकि मेरा भी टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरा है। अभी इवन तो मेरा हिस्ट्री का पेपर भी ना पूरा टाइम मैनेजमेंट के कारण ही बिगड़ा, प्री बोर्ड्स का। तो है ना मैंने खरीदी थी, पर हमको सेंटर में अलाउ ही नहीं की थी उन लोगों ने। अलाउ नहीं करेंगे तो वहां पर फिर घड़ी होगी, फिर टेंशन नहीं है। अगर वहां है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वहां नहीं है तो अपनी लेके जाना चाहिए, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी रहती हर सेंटर में रहती है, मेरे सेंटर में भी थी वो तो। भैया इतना कंपटीशन हमारे स्कूल में भी अलाउ नहीं करते वॉच। स्कूल में तो कुछ भी नहीं करते, स्कूल वालों की तो बात ही नहीं करना चाहिए, स्कूल वालों का तो काम खराब है। हमारे साथ भी हुआ था। मेरे प्री बोर्ड्स एग्जाम के दिन, फर्स्ट प्री बोर्ड्स एग्जाम के दिन, हमारी जो मैम आई थी, वो मैम एनालॉग वॉच तक भी अलाउ नहीं कर रही थी। स्कूल जाने दो। अभी मैं अपने कॉलेज एग्जाम देने गया, कॉपी 15 मिनट लेट मिली। मैंने सर को बुलाया, मैंने सर 15 मिनट लेट मिली है, 15 मिनट लेट दूंगा मैं आपको। तो बोलते हैं अरे बेटा क्या होता है। मैंने नहीं, आपके लिए शायद 15 मिनट में कुछ ना होता हो, मेरा टाइम मैनेजमेंट मुझे मालूम है 15 मिनट में ही मेरे पेपर हो पाएगा, क्योंकि कॉलेज में बहुत लिखना पड़ता है, आखिरी सेकंड तक लिखना पड़ता है। तो उनने बोल दिया, मैंने बोला हाँ आप बाकियों की ले लेना, मैं नहीं देने वाला। तो अपना थोड़ा सा आप क्लियर रखो। बाकी स्कूल का यार, स्कूल के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, स्कूल में कुछ नहीं हो सकता। 10th स्टैंडर्ड में स्कूल इतनी कंपटीशन करती थी, लाइक हम ऐसा करते हैं ना कि ये स्कूल के बच्चे दूसरी स्कूल में लिखने जाएंगे ये इधर। तो हम जो स्कूल में गए थे वहाँ टीचर्स हमें हैंकर चीज भी लेने नहीं जाने दे रहे, करते हैं कई बार ना कुछ भी नहीं, बस पाउंस लिया जाओ, कुछ भी नहीं। ऐसा कई बार होता है। देव की तो हर बार लड़ाई होती है। वो देव बोलता है चॉकलेट लेके जाएंगे एग्जाम में, टीचर होता है नहीं ले जाने देंगे, होता नहीं मैं तो लेके जाऊंगा। और देव का नेचर पता है आप लोगों को, मतलब लिटरली एग्जाम चालू होने वाला है और 10 मिनट पहले से 2 लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, टीचर की और देव की, उनकी बहस चल रही है बाहर। और बाकी हम लोग को कुछ नहीं ले जाने देते यार। इनफैक्ट कई बार तो बोल देते हैं कि पेन भी आप ऐसा लेकर नहीं आओगे जिसमें कुछ रैप हुआ है, तो सब चलता है। स्टार्ट फ्रॉम द एंड, ये चीज़ अभी तक सिर्फ मैंने जितनी कॉपी चेक करी उसमें 2 कॉपी में हुआ है। बच्चे स्टार्टिंग से पेपर करते हैं, नहीं करना चाहिए, पेपर पीछे से करना चाहिए। क्या होता है स्टार्टिंग में टाइम बहुत रहता है, तो 6 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले अगर आप पहले करते हो ना, तो आप आराम से फ्लो चार्ट बनाओ, है ना, आराम से सब हेडिंग दो, बड़े बड़े आंसर लिखो। अब मैं बोलता हूँ टाइम कम पड़ गया तो 2 मार्क्स में आप छोटे आंसर लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। 2 मार्क्स में बच्चे स्टार्टिंग में 2 मार्क्स में 2-2 पेज लिखते हैं और फिर 6 मार्क्स में आधा पेज लिखते हैं। उल्टा पेपर चालू करो, पेपर उल्टा चालू करो। इंग्लिश और हिंदी का पेपर है, यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं,
ऑप्शन नंबर 1 रहता है आप सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करोगे, फिर क्वेश्चन आंसर करोगे और उसके बाद फिर आप करोगे अपना राइटिंग स्किल। और दूसरा ऑप्शन रहता है आप पहले क्वेश्चन आंसर करोगे, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करोगे और फिर आप राइटिंग स्किल करोगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आंसर भूल जाते हो तो पहले आपको क्वेश्चन आंसर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अभी अभी रिवीजन करके एग्जाम देने आए हो, आपसे बन जाएंगे। और अगर आपको ये दिक्कत नहीं, पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना चाहिए। राइटिंग स्किल आखिरी में इसलिए करना चाहिए क्योंकि राइटिंग स्किल में आप मन मर्जी के मालिक होते हो, राइट? कुछ भी लिख सकते हो, टाइम कम है तो कम लिखोगे, टाइम ज़्यादा तो ज़्यादा लिखोगे। तो ये याद रखो और बाकी हर एक पेपर को उल्टा चालू करो पहले। यस भैया लाइक मैं हमेशा स्टार्टिंग से चालू करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम मैनेजमेंट तो अच्छा हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि लाइक MCQ कर देती हूँ, वो फटाफट हो जाता है मेरे 5 मिनट, क्योंकि 15 मिनट में हमने वो सारे देख लिया है। फिर 2-3 मिनट में अगर मैं कोई क्वेश्चन पे अटक रही हूँ ना तो उसको टाइम नहीं देती, उसकी जगह बहुत ज्यादा जगह छोड़ देती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ, फिर वो लास्ट में लिखती हूँ। तो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ठीक है, अगर आपकी स्पीड बहुत तेज हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी। देखो कई बार ऐसा होता है कि MCQs गलत हो गए, मतलब एक हाई चांस रहती है कि पूरे MCQ सही नहीं जा पाते। तो क्या होता है, अगर आप एक ऐसे हो जिसके सारे MCQs बन रहे हैं ठीक है, लेकिन सोचो चेकर आपकी कॉपी चेक करने आया, 12 में से भगवान ना करे लेकिन किसी के 5 MCQ गलत हो गए, कहीं ना कहीं इंप्रेशन गिर जाता है, राइट? कि यार इससे बन नहीं रहा। अब वो आपके आंसर अलग चेक करते, लेकिन सोचो स्टार्टिंग में आपने 6 मार्क्स से चेक करे और आपके नहीं कटे मार्क्स, 6 6 6 5 5 5 3 3 3, तो एक इंप्रेशन पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज में हम लोग को 5 MCQs आते हैं, 5 बनते हैं तो सबसे पहले MCQs लिखते हैं, इंप्रेशन कि यार MCQ सही गए मतलब मार्क्स मिलेंगे, और नहीं बनता तो आखिरी में लिखते हैं। तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा ये कहना है, अगर देखो लड़कियों की स्पीड बहुत तेज रहती है भाई, वो तो बहुत जल्दी लिख लेती है। हम ये झूठ है, मैं इसका खंडन करती हूँ, ये झूठ है। भाई कुछ लड़कियां होंगी जिनकी स्लो हो, मेरी क्लास की लड़कियां तो ऐसी लिखती थी, मैं देख के डर जाता था। तो लड़कों की बहुत स्लो रहती है, तो लड़के पीछे से कर ले तो सही रहता है। बाकी लड़कियां भाई बहुत तेज लिखती हैं, मानती नहीं है पर बहुत तेज लिखती हैं। अरे ऐसे मशीन जैसे हाथ चलते भाई, यूं कि आप डर जाओ। नहीं भैया मेरे तो स्लो है भैया, पेपर छूटते छूटते बचते हैं। सही में कुछ अलग चक्की का आटा खाती हैं। बहुत भाई बहुत तेज लिखती है, तो अब आप अपना देख लेना, ठीक है? अच्छा, NCERT ये मैंने पहले क्लियर कर दिया, NCERT का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आंसर तो अच्छा लिखते हैं लेकिन NCERT मिसिंग रहती है, तो अगर आप थोड़ा NCERT का टच रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा NCERT का रिवीजन करते रहो बार बार, क्योंकि हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट की NCERT हो उसमें क्लियर पॉइंट्स मेंशन रहते हैं। तो अगर आप NCERT का रिवीजन करोगे बहुत अच्छी बात है। फिर आंसर राइटिंग कोर्स, भाई वो आंसर राइटिंग कोर्स पता है 99 रुपीज़ का मिल रहा था वेबसाइट पे, और आपको पता है पिछले 3 सालों में कितने बच्चे एनरोल कर चुके हैं उस आंसर राइटिंग कोर्स में? 500 प्लस बच्चे उस आंसर राइटिंग कोर्स में एनरोल कर चुके हैं। इनफैक्ट आपकी ज्योग्राफी टीचर आर्चा दीदी, जिनके 99.8% है, वो भी उस कोर्स में एनरोल्ड थी। सब बच्चे एनरोल कर चुके हैं, वो हमने आपको फ्री में दे दिया और आप देख नहीं रहे हो। मतलब मैं तो रिग्रेट कर रहा हूँ कि क्यों दे दिया मैंने। सिर्फ 2 आंसर शीट ऐसी लगी है मुझे पॉलिटिकल साइंस में, देव से मैंने पूछा, वो बोलता है 3-4 मुझे ऐसी लगी जहाँ पर आप लोग फॉलो कर रहे हो। बाकी मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप लोग आंसर राइटिंग का कोर्स फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने देख लिया होगा या फिर नहीं देखा होगा, मुझे नहीं मालूम। इतनी मेहनत करके कोर्स बनाया, फ्री में आपको दे दिया भैया, मैंने देखा है। सुमित्रा, आपने पॉलिटिकल साइंस की कॉपी सबमिट भैया मेरा नाम स्नेहा है, वो मम्मी के नाम से पता नहीं कैसे हो गया। तो 1-2 बच्चों में आप अपने आप को इंक्लूड कर लीजिए। मैंने ये नहीं बोला कि किसी ने भी नहीं करा है। 2 बच्चों ने किया, 3 बच्चों ने किया, लेकिन बाकी ने नहीं करा है। मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जब अच्छा कोर्स है और आंसर को इम्प्रूव आप कर सकते हो तो करो, बहुत ज़रूरी है। गौरी ने करा हुआ है, गौरी लिख रही है, मैंने नोट भी किया है। वो टॉप क्लास कोर्स है भाई, तो उसको फॉलो करो। तो उसको आप फॉलो करोगे, अच्छी बात है। कॉपी चेकिंग की डेट कब तक है? मिड जनवरी तक कॉपी चेक हो रही है। अगर इसके बाद ऐसा हमें लगता है कि बहुत कॉपी चेक हो चुकी हैं तो फिर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डेट पहले से ही मिड जनवरी है। बट आप मैंने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ली है, लेकिन मैंने अभी तक एक पेपर उसका अटेंड नहीं किया, क्योंकि सिलेबस जो था, मैंने बोला प्रॉपर, मैंने भैया वेदांत भी से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला बिना आप ऐसे एक चैप्टर छोड़ के आप करोगे टेस्ट सीरीज तो फायदा नहीं है, आपको पूरा एनालाइज करना है कि कौन से नहीं बन रहा है कौन सा। तो उन्होंने बोला कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो कि अब मेरा हो गया है फाइनली, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं आज से या कल से जो है अब उसको अटेंड करूंगी। और मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे मानो मैंने आपको दे दिया, एक पेपर अटेंड किया, उसमें 5-6 पेपर है प्रीमियम टायर वाले में, तो ऐसा है कि जब उसकी कॉपी चेक होके आएगी तभी मुझे सेकंड वाला अटेम्प्ट करना है? ज़रूरी नहीं है, बट हाँ पहले के लिए आप वेट कर लो। हम पहले ही कॉपी प्रायोरिटी में चेक करते हैं
क्योंकि हमें पता है पहली में हम मिस्टेक्स बता पाएंगे, बट अब आप लोगों को बहुत मिस्टेक्स हमने बता दिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और बताएं होता क्या है, आपको अभी लग रहा है, बट जैसे हमने पहली कॉपी चेक करी उसमें हम 10 मिस्टेक्स बताते हैं ना, दूसरे में 2 बतानी पड़ती हैं, और तीसरी तो ऐसी आती है जब बताना ही नहीं पड़ती हैं कि भाई अब तो कुछ है ही नहीं। जैसे अभी यग्नि हमारे साथ जुड़ी हुई है, यग्नि को पहला वॉइस नोट जो गया था आई गेस 5 मिनट 7 मिनट का भेजा था अर्चा ने, अगला गया 40 सेकंड 50 सेकंड्स का, बचा ही नहीं है बताने के लिए, क्या बताओगे आप फॉलो करने लग गए। तो वो रहता है। तो आप लोग पहला पेपर सबमिट करोगे, हम उसको प्रायोरिटी में चेक करें, टाइम लगता है तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको रुक जाना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप रुकोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आइडियली क्योंकि अब 15 जनवरी अगर मैं लेके चलूं अभी के लिए, तो उसमें दिन भी काफी कम ही बचे हैं अब, तो मुझे आइडियली कितने दिन का गैप रखना चाहिए, 1 दिन, या फिर ऐसा कि रेगुलरली 5 दिन कंसेक्यूटिवली दे सकती हूँ मैं, या फिर नहीं 1-2 दिन का गैप देना चाहिए ताकि रिवाइज कर लूं जो गलत है वगैरह? रेगुलरली कर लेना चाहिए सैंपल पेपर, क्योंकि दिन भर आप पढ़ाई करते हो ना, रात में करना चाहिए सैंपल पेपर, आखिरी में 3 घंटे का टाइमर लगाओ, पेपर करो। ठीक है, पेपर के लिए अलग से दिन नहीं निकालना है, दिन भर पढ़ाई करना है और रात में अपना पेपर करना ठीक है, ठीक आप रिवीजन भैया मुझे आपसे पूछा था कि भैया मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मतलब हमारी अभी 12th के अंदर अभी मतलब रिवीजन कैसे करूं मैं इसके अंदर, अब मतलब एक बार मैं ऑलरेडी मतलब बार बार कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे एग्जाम्स के लिए। आप अलग अलग वेज अपना सकते हो, फसना पक्का कर सकते हो, रैपिड रिवीजन कर सकते हो, जैसे मैं अगर फसना पक्का से करता हूँ तो फिर सैंपल पेपर वगैरह कैसे करूं, मतलब मेरे को पैटर्न समझ नहीं आ रहा किस पैटर्न को फॉलो करूं अपने एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड वाले जो एग्जाम है पेपर रात में करना, जैसा मैंने शगुन को बताया, आखिरी में आप सैंपल पेपर करोगे। यूट्यूब पे आपके कोर्स में सैंपल पेपर का वीडियो डाला हुआ है मैंने कि कैसे सॉल्व करना है, पहला वीडियो ही वही है कोर्स में, तो उसको आप फॉलो कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। यग्नि आप कुछ बोल रही हैं? भैया एक डाउट है, सेम डाउट है मेरा भी। हाँ दक्ष बोलिए। भैया जैसे आपने हमारे जो क्लासेस वाले जो कोर्स है उसमें आपने हमें प्रीमियम नोट्स प्रोवाइड किया, तो उसको एट इट्स फुल पोटेंशियल कैसे यूज करें? उसको आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ते साथ खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, उसको और शॉर्ट कर देना चाहिए। आपको एम करना चाहिए कि आप ऐसे नोट्स बना लो जिन्हें एग्जाम देने से पहले 30 मिनट्स आप रिवाइज कर सको। अब ये मत बोलना कि भैया आप प्रोवाइड कर दो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, क्या इजी लगता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। अच्छा सर, जो ये शॉर्ट नोट्स जो है इसे अगर बुक में ही बना ले तो चलेगा, कहीं भी बनाओ आपकी मर्जी, बट लेकिन मैं चाहूंगा आप एक पतली कॉपी में बनाओ, क्योंकि बुक लेके कहाँ कहाँ घूमोगे, तो एक पतली, मैंने तो इतनी पतली सी कॉपी बना ली थी तो उसको मैं कहीं भी लेके घूमता रहता था। मुझे तो हमेशा समझ में नहीं आता था जो लोग कहते थे नोट्स को देख के फिर और शॉर्ट बता दो, मुझे भी लगता है कि यार ये इंक्लूड करूं या नहीं करूं, यार ये तो जरूरी, मतलब यार भूल जाएगा ये वो। लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ, जिसने भी कह रहा है किसने बोला, आप प्लीज एक बार रैपिड रिवीजन देखो, एटलीस्ट हिस्ट्री वाली देखो, क्योंकि उसमें जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी ना थोड़ा सा 2-3 लाइनों में किया, लेकिन हिस्ट्री में बिल्कुल सब पॉइंट दे दिया कि ये ले एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बस, तो आगे पीछे भैया बोल रहे हैं तो वो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये अगर मुझे ये एक पॉइंट पता है तो मैं खुद याद कर लूंगा कि अच्छा 90 डिग्री का एंगल था, ये था वो था, तो वो शॉर्ट नोट बनाने का आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे बनाते हैं। मुझे पता नहीं था कि यार क्या जरूर कितना लंबा लिखूं इसको, नहीं बहुत जरूरी है। क्या है, हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन जब हम बना रहे थे ना, एक चैलेंज हमारे सामने था। पॉलिटिकल्स में, साइंस में क्या होता है, एनसीईआरटी में खुद पॉइंट्स दिए होते हैं, राइट, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। हिस्ट्री में सब नहीं चलता है, तो अब हिस्ट्री में एक चैलेंज था कि 15 मिनट में चैप्टर कैसे कराया जाए। तो फिर देव और मैंने डिस्कशन करा, देव और मैं थोड़ा रात में हमारा 1 घंटा वो चलता ही है डिस्कशन का टाइम, तो फिर हमने बोला यार ये कर सकते, फिर हमने बोला एक काम करो, तुम पढ़ाना लेकिन नोट्स ऐसे बना दो जो एकदम शॉर्ट रहे, जिससे बच्चों की मदद हो जाए, तो वो आपको करना चाहिए, तो वो ठीक है। भैया जो टेस्ट सीरीज है वो 15 जनवरी तक ही चेक होंगी? आप उसको बोर्ड एग्जाम तक देख सकते हैं, लेकिन कॉपी चेकिंग नहीं चलेगी बहुत लेट तक, क्योंकि इसके बाद हम लोग बिजी हो रहे हैं, तो डेडलाइन उसकी जो है वो मिड जनवरी है कॉपी चेकिंग की, बट हम कोशिश करेंगे उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। भैया जो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जिनके लेट टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं उनकी फिर चेकिंग एक्सटेंड होगी? उसमें चेकिंग नहीं होगी, वो सिर्फ सैंपल पेपर आएंगे, वो हमारी तरफ से। आप वो डिफरेंट है, अभी वो मैं बताऊंगा आपको जब आ जाएंगे, अभी से थोड़ा। भैया साइकोलॉजी भी लाओगे? हाँ साइकोलॉजी के बन गए हैं सैंपल पेपर, बस रिव्यू हो रहे हैं। तो मैं ना लूंगा। मेरा एक डाउट था, साइकोलॉजी के बन गए हैं, इंग्लिश के बन गए हैं, इकोनॉमिक्स के अभी चालू हो रहे हैं, सोशियोलॉजी की तलाश में अभी हम। भैया एक मुझे कुछ पूछना था। जी निशा पूछिए, फिर अनन्या आप पूछिए। भैया मैं रिवीजन कर रही हूँ सैंपल पेपर से या किसी भी चीज से, तो मुझे सारे टॉपिक्स आते हैं, बट कुछ टॉपिक है जिसका मैं नाम ही पहली बार सुन रही हूँ, तो अगर मैं उसको बुक से पढ़ने जाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं वही बोलने जा रही हूँ कि अगर मेरे को एक टॉपिक है, मैं वीडियोस ढूंढने जाऊँ, मुझे सिर्फ वही टॉपिक देखना है, बट मुझे पूरा चैप्टर ढूंढ के वो टॉपिक निकालना पड़ रहा है। दैट ट्विन ब्रोस चैनल पे ऐसा नहीं होता, हम टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड करते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के, हमारी हर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको।
नहीं मैं भैया वो नहीं डाउट कह था। रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जस्ट लाइक मुझे पर्टिकुलर लाइन समझ में नहीं आया, एक पॉइंट समझ में नहीं आया, तो लाइक मतलब 2-3 मिनट का सिंपली, तो वो प्रॉब्लम। उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाओ, तो व्हाट्सएप पे आ गया है, उसको लिख दो चैट जीपीटी में रीफ्रेज इन सिंपल लैंग्वेज, वो आपको उसको सिंपल लैंग्वेज में रिफ्रेश करके दे देगा। या फिर अगर आपको रिफ्रेश करने का समझ में नहीं आता तो लिख दो एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज, 1 सेकंड में समझ में आ जाता है, 2 लाइन बस। फ्लैश कार्ड बना के पढ़ना सही है क्या निशा, क्लियर हुआ आपको? जी भैया, क्लियर हो गया आपको चैट जीपीटी का? जी। हाँ कायरा बोलिए। जो सर ये डेट्स वगैरह है, अगर हम इसका फ्लैश कार्ड बना लेते हैं सही रहेगा याद करने के लिए, और इकोनॉमिक्स में फॉर्मूले याद करने के लिए। हाँ बढ़िया रहता है यार, उससे एक बार में सब दिख जाता है, रहता तो बढ़िया है। भैया एक डाउट था, जी उसमें फ्लैश कार्ड के अंदर क्वेश्चंस मेंशन करें या फिर सिर्फ डेट्स है? डेट्स मेंशन कर लो बस, डेट्स का बना रहे तो क्वेश्चन क्या मेंशन करना, उसमें हो जाएगा वो तो। जी दक्ष, और इसका अनन्या आप पूछिएगा प्लीज, फिर गौरी आप। आपने जो हमें टेस्ट सीरीज में जो 5 सैंपल पेपर्स दिए हैं, तो उसके बाद भी कोई सैंपल पेपर्स करने की जरूरत है? और अगर है तो ना बिल्कुल भी नहीं, 5 भी ज्यादा हैं, कोई वो उस बाहर की सैंपल पेपर के चक्कर में मत आओ। उन लोग 10 देते हैं लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, कोई सिलेबस में नहीं है, कोई रिपीट हो रहा है। भाई लाइव क्लास कर चुके हो, फंसना पक्का कर चुके हो, रैपिड रिवीजन कर चुके हो, अब सैंपल पेपर इसके बाद और बचा क्या है करने के लिए? मतलब लिटरली पेपर में आप समझ लगे यार ये तो 10 बार देखा हुआ है, अब बहुत मोर देन इनफ है। हाँ अनन्या बोलिए। एक्चुअली भैया जो ज्योग्राफी का ऑफिशियल सैंपल पेपर है बाय द सीबीएसई बोर्ड, उसमें 5 मार्कर में क्वेश्चन था, इट हैड एन ऑप्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज असेस द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न डे इंडस्ट्रीज। तो उसको जब मैंने एनालाइज किया क्वेश्चन को, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर से रिलेटेड था, बट उसका डायरेक्टली एनसीईआरटी में आंसर नहीं है, इट इज टेक्निकली अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे रखना चाहिए 5 मार्कर्स में? ऐसे क्वेश्चन में आप एनसीईआरटी को यूज करते हो एग्जाम्पल्स मेंशन करने के लिए, और बाकी आपका जो आंसर रहता है वो आप वैल्यू बेस्ड अपने मन से लिखते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल साइंस में एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि जब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक होता है तो इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट? ये बहुत ही एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो कभी नहीं आएगा, बट मैंने बना दिया। अब इस क्वेश्चन में आप लिखोगे डेफिनेटली कि हाँ भाई अगर एक कोऑपरेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली लोग साथ में काम करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी थी जो रियून हो गई। करेक्ट? आगे आंसर पॉलिटिकल साइंस का। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको ये क्लिक करना है कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, और आपको फिर उस चैप्टर के एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मेंशन करना है उसमें जहां पर भी हो सकते हैं, तो उससे एनसीईआरटी का टच उसमें आ जाता है। और यहाँ पर ये यूट्यूब पे भाई दो बहुत गलत अफवाहें फैल रही हैं, बहुत गलत टिप्स है, मैं उनको अभी करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि आप किसी भी चैप्टर में कोई भी आंसर लिख सकते हो, किसी भी चैप्टर का गलत। क्या आपने कोई भी क्वेश्चन देखा है पॉलिटिकल साइंस में चॉइसेस वाला, जहां पर ऊपर वाला चॉइस किसी और चैप्टर से रहता है, नीचे वाला चॉइस किसी और चैप्टर से रहता है? आज तक आपने देखा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस किसी में? नो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपको चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपको चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछा गया 5 का आंसर दे रहे हो, मार्किंग स्कीम में वो आंसर रहेगा ही नहीं। तो ये गलती कभी मत करो। इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी अपने ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा हूं। दूसरा, एक नया बच्चे मैसेज कर रहे हैं, भाई ये जाने कहां से फैल रहा है मुझे नहीं मालूम, कि भैया हमने डिसाइड करा है ये हफ्ता हम इस सब्जेक्ट को देंगे, अगला हफ्ता हम इस सब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद वाला वीक हम उस सब्जेक्ट को देंगे। अरे भाई आखिरी में पैनिक करने लग जाओगे। ऐसे नहीं प्रिपरेशन होता है, बैलेंस करना होता है। हर एक दिन कम से कम 2 सब्जेक्ट करोगे आप, राइट? ये मत कर, ये बहुत गलत है। जाने क्यों बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मुझे मैसेज आया भैया मैंने डिसाइड करा है कि ये हफ्ता इकोनॉमिक्स का है, कर लो इकोनॉमिक्स। फिर अगले हफ्ते जब बोर्ड एग्जाम को अभी 20 दिन बचे हैं, अगले हफ्ते 15 दिन बचे रहेंगे, उसके अगले हफ्ते 10 दिन रहेंगे, तो 10 दिन में पैनिक करने लग जाओगे। नहीं हो पाएगा पॉलिटिकल साइंस। अभी करोगे तो हो पाएगा। इसकी टेस्टिमनी मैं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने अपना बहुत टाइम ऐसे बर्बाद किया हुआ है। हफ्ता तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि अब ये 2 दिन है, मैंने ये चैप्टर पूरा मतलब ऐसे ही कर लेना कि सारा पॉलिटिकल साइंस के 2-3 ही खत्म कर देना, ऐसा नहीं है। मुझे किसी ने बोला भाई थोड़ा चला एक काम कर, सुबह इतना पढ़ ले जितना हो अच्छी बात है, बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, ऐसे करके कर ले शिफ्ट पूरा। साथ में करना चाहिए। यस भैया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या नोट्स हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग?
नोट्स, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट 2020 में तो 12th में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 3 साल तो हुए, 1 साल तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो पीवाईक्यू इसमें कहाँ है? सीरियस इशू के बारे में बात करनी थी। यस। अब जैसे आप हमें जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें कुछ टाइम में कुछ टॉपर्स की आंसर शीट्स या फिर उनके जो भी स्कोर्स होते हैं आप उनको शेयर करते हो। सारे टॉपर्स अग्री नहीं करते अपनी आंसर शीट शेयर करने के लिए, तो मेरी थोड़े सा प्राइवेसी इशू आ जाते हैं। लाइक परमिशन लेना पड़ता है राइट, किसी की आंसर शीट शेयर करने से पहले। तो अंश ने बोला आप शेयर कर दीजिए, कर दिया। कुछ बच्चों ने मना कर दिया तो नहीं करा। तो जो बच्चे अलाउ करेंगे तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे। और अभी तक इतनी टॉपर आंसर शीट आई भी नहीं है, एक ही है जिन्होंने 79.5 स्कोर करे। बट अगर कोई भी ऐसी आंसर शीट आती तो बिल्कुल शेयर करूंगा। बट स्टिल आपने कुछ मेंशन किया, जैसे मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल में तो 1.5-2 महीने पहले सिलेबस करके बैठा हूँ, रिवीजन भी चल रहा है, बट वो काइंड ऑफ फियर मॉन्गरिंग टाइप लगता है कि यार भाई फर्स्ट पेपर दे रहा हूँ तो उसमें 80 में से 80 आने चाहिए, तो इसलिए पेपर अटेम्प्ट करने का वो थ्रस्ट ही नहीं लगता, वो अटेम्प्ट करने का मन ही नहीं करता, वो ऑफ हो जाता है मूड। थोड़ा ना चीजों को देखने का ना पर्सपेक्टिव होता है राइट, थोड़ा सा फिलॉसफी में घुसते हैं। हर चीज़ को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है और हर इंसान अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, स्मार्ट हैंडसम दिख रहे हैं, हैंडसम आप दिख रहे हैं, अच्छे ड्रेस वगैरह आप पहने। अगर वहाँ कोई ऐसा आया है जो आपसे ज़्यादा महंगे कपड़े पहना है तो वो आपको देख के कुछ नहीं सोच रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो बेचारा गरीब है या पैसे नहीं, वो बोलेगा यार दुनिया में लोग एक से एक कपड़े पहन रहे हैं। तो दोनों का पर्सपेक्टिव कितना डिफरेंट है डिपेंड करता है कि उनके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलता है। अब कोई बच्चा इसलिए कॉपी सबमिट कर रहा है कि मुझे 80 स्कोर करना है, तो वो तो 100% डिसअपॉइंट होने वाला है। कोई 80 तो हम दे ही नहीं रहे हैं किसी को। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो ये सोच के पेपर सबमिट कर रहा है कि वाह पहली बार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर हमें पता चलेगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं। वो वेट कर रहा है कि उसको पता चले कि मुझसे क्या गलतियां होने वाली हैं, तो वो तो पहले दिन सैंपल पेपर करेगा। तो थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा पर्सपेक्टिव ना, किसी भी सिचुएशन को देखने से पहले ये सोचा करो कि इसको, आपके दिमाग में कोई एक ऐसा इंसान होगा ना जो आपको लगता होगा बहुत पॉजिटिव है या बहुत आगे है, वो कैसे सोचेगा? आपके पहचान में कोई ऐसा और लोग होंगे जो सोचते होंगे कि क्या कर रहे हो। जैसे ये मैंने ना सीखा था आज से 5 साल पहले कि कोई भी आप प्रॉब्लम में हो अगर, तो अपने दिमाग में एक ऐसे इंसान को इमेजिन करो जिसको आप बहुत बड़ा मानते हो, बड़ा इन द सेंस कि उसके जैसा आप बनना चाहते हो। अगर वो इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते, तो उसे बहुत मदद मिलती है। भैया मेरा एक डाउट है। यस यज्ञ। इकोनॉमिक्स में ना एक पिछली प्रीलिम में एक क्वेश्चन आया था कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में जो पब्लिक सेक्टर अंडर प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितनी भी थी वो प्राइवेटाइज्ड हो गई। तो इस पे आपका क्या मानना है? इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। मतलब क्या? और ये अभी एक पीवाईक्यू में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने देखा तो मोस्ट ऑफ हम बच्चे नो करके आए थे क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर प्राइवेट हो गई तो सारी जॉब्स चली जाएगी और सब, तो हम सब नो करके आए थे। लेकिन अगर आप सैंपल पेपर्स और उनमें देखें तो उसमें यस लिखा है। यस ही है उसका आंसर एक प्रकार से, अगर मेरी आइडियोलॉजी से मैच करा जाए। देखो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट साइडेड हो या फिर राइट साइडेड हो। आइडियोलॉजी होती है, मैं तो लेफ्ट टिल्टेड हूँ, बट फिर भी अगर मैं अपना प्रैक्टिकल दिमाग यूज करूँ तो अगर आप एक कंट्री के जीडीपी को ग्रो करना चाहते हैं तो कभी भी लेफ्ट टिल्टेड होकर ग्रो नहीं कर सकता। यही एक रीजन है कि अगर आप यूएसए की बात करते हो तो ट्रम्प जैसे ही प्रेसिडेंट बने उन्होंने इलॉन मस्क को एक बड़ा रोल दे दिया राइट, कि आप हमारी गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है तो उसको आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। यस मैंने नहीं लिखा था पूरा, यस लिख के लिखा था, फिर लगा कि नहीं तो फिर पूरा यस काट के फिर मैंने नो लिखा पूरा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर आपने नो में भी सही पॉइंट लिखे तो मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यस ही में आंसर मिलता है, नो में भी मार्क्स मिलेंगे आपको, पॉइंट सही होना चाहिए। आप लिख सकते हो कि नहीं ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप एक कंट्री के सिर्फ जीडीपी को बढ़ाने के लिए उस कंट्री की परचेसिंग पावर के साथ नहीं खेल सकते, उस कंट्री की जो डिस्पैरिटी है उसके साथ आप नहीं खेल सकते। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया में से 1% लोग ऐसे हैं जो 90% वेल्थ होल्ड कर रहे हैं, तो ये कहीं भी से भी ट्रू नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन में आगे बढ़ा तो दिक्कत होगी। इसका आप एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केपेबल हैं लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करोड़ में फीस जा रही है। तो वैलिड पॉइंट हो गया, क्या गलत हो गया? वैलिड पॉइंट। तो अपना एक मिनट, किसी ने और मैथिली ने बहुत देर से हैंड रेज करा हुआ है। मैथिली प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, और गौरी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। भैया तो आई हैव सैंपल पेपर्स ऑफ बोथ पॉलिटी एंड हिस्ट्री, और अभी तक मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं करा है। तो अब मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एंड आप जैसे कह रहे हो मिड जनवरी तक प्रोबेबिलिटी है कि आप उसके बाद नहीं करोगे। तो जनवरी
आई विल बी ऑक्यूपाइड विद माई प्री बोर्ड्स, तो फिर मैं अब क्या करूँ? या जनवरी के बाद आप लोग को टाइम भी कब मिलेगा पेपर करने का? आप लोग मैं एक्चुअली इसलिए मैंने ना जब सैम्पल पेपर बनाए थे उसी समय हमने वैलिडिटी, आप लोगों ने चेक करा होगा ना, उसमें वैलिडिटी लिख के आती है इनरोल, वो इसलिए लिख दी थी क्योंकि हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स है जो मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उसमें हम लोग बिजी हो जाएंगे। तो उस समय फिर मैं ये ऑप्शन रख सकता हूँ कि मैं आप लोगों की लाइक हम कनेक्टेड रहेंगे कॉपी चेक करने में, तो मे बी आप लोग जो गलतियां कर रहे होंगे वो हम आपको शॉर्ट में बता देंगे। बट मैं बात करता हूँ, मैं कॉपी चेकिंग के लिए या तो फिर टीम में किसी और को भी देखता हूँ, चलो मैं देखता हूँ, इसमें मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा क्या कर सकते हैं कुछ दिनों And I have another question कि जैसे शगनी ने पूछा या फिर कुछ और फ्रेंड्स हैं मेरे, वो मुझसे पूछते हैं कि आप जब फसना पक्का करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है फसना पक्का सीरीज करने में? तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, लाइक क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं चैप्टर को बहुत अच्छे से करती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन देखती हूँ और अपने दिमाग में ही पॉइंट्स फ्रेम कर लेती हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें मैं ये पॉइंट्स लिखूंगी अकॉर्डिंग टू मार्क। तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता है, अगर मैं नॉर्मल पे भी चला लूँ या 2x पे भी चला लूँ तो मेरा वो हो जाता है बहुत जल्दी। तो मतलब मैं सही कर रही हूँ या गलत कर आप रही हूँ? सही कर रहे हो, सामने वाले को चाहिए या तो वैलिडेशन या फिर रिलीफ। एक वैलिडेशन वाला पॉइंट ये निकल कर आ जाता है कि कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ जो ये कर रहा हूँ। अगर कोई बोलते हैं जैसे मुझे जैसे तो आप अभी पूछ रहे हो, आप भी तो ये सोच रहे हो ना कि मैं सही कर रही हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ। ये वैलिडेशन वाला पॉइंट आ जाता है कि कोई वैलिडेट कर दे। अब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, मतलब लिटरली 1000 मैसेज करते हैं सेम क्वेश्चन पर, 1000 बार सेम रिप्लाई होता है, बट उनको वैलिडेशन चाहिए कि एटलीस्ट गुरु भैया बोल दे कि मैं सही कर रहा हूँ। तो वो वैलिडेशन का रहता है, रिलीफ का पॉइंट रहता है, सामने को लग रहा है यार वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, तो अगर उसको पता चलता है और भी लोग हैं तो लगता है चलो भाई ठीक है। तो वो तो कुछ चीज़ें ना यहाँ और यहाँ से वो करना चाहिए, यहाँ से यूँ आई यहाँ से यूँ गई, वही सही रहता है। स्कूल वाले को यहाँ से यहाँ भैया करो। मेरे को ना इंग्लिश में डाउट था। भैया सेक्शन ए में ना लाइक आर्य दीदी ने बताया भी था कि ना उस पर ज्यादा टाइम जैसे स्पेंड नहीं करना कि या आई थिंक मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसमें था कि आप 2-3 बार कोई क्वेश्चन पेपर से उसको प्रैक्टिस कर लो तो आपका हो जाएगा, सेक्शन ए का ही सैम्पल पेपर से कर लो। पर भैया जैसे प्री बोर्ड में क्या हुआ, मैंने सोचा था कि आधा घंटा आई विल स्पेंड ऑन सेक्शन ए, या चलो मतलब मैंने सोचा था कि आधा घंटा मेरा गोल है, लेकिन उस पर पूरा 1 घंटा चला गया। मैंने वैसे करा कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, मतलब क्वेश्चंस पढ़े, फिर मैंने उसके आंसर्स लिखे, पर वो पता नहीं क्या हुआ कि जैसे कितनी बार लगता है कि नहीं आंसर नहीं, ये नहीं है, ये गलत बन रहा है आंसर, कि ये नहीं होगा आंसर, तो इसलिए मेरा इतना टाइम लग गया उसमें, और मेरा फिर 6 मार्क का मैंने एकदम बिल्कुल छोटा सा लिख दिया एंड में। डोंट वरी गौरी, सेम मेरे साथ अभी हुआ है। अभी प्री बोर्ड मेरे भी इंग्लिश में मैंने रखा था कि यार आधा घंटा में हो जाएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन थे रीडिंग सेक्शन में, होता है ना, एक ए होता है देन एक बी होता है, दोनों थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक थोड़ा सा वो होता है कि पाई चार्ट वाला एनालिटिक वाला। तो मेरे को आधा घंटा था, पूरा 1 घंटा, जैसे आप करो पूरा 1 घंटा लगा। एंड ये चीज हुई कि लास्ट में जो लॉन्ग मार्कर था उसमें से एक था, किया मैंने सारा, लेकिन उसका मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, मतलब सेटिस्फैक्टरी लगा मुझे खुद के लिए। तो ये चीज हुई है सबके साथ, कोई बात नहीं, लेकिन आगे मेरे साथ भी ऐसी हुआ है। इसका आंसर वही है जो अपन ने पहले डिस्कशन करा। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे मेरे माइंड में पता है कि मुझे पैसेज इतने टाइम में करना है, तो अगर मुझसे कोई आंसर नहीं बन रहा है ना, तो उस समय मुझे जो आंसर बेस्ट लगेगा वो मैं लिख दूंगा कि भाई इस समय जो मेरा दिमाग बोल रहा है ये आंसर बेस्ट है, वो लिख के मैं आगे बढ़ूंगा। और एंड में जब मेरा पेपर पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं वापस आऊंगा, नहीं बचता है तो नहीं आऊंगा। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। ये मत करो कि यार नहीं बन रहा है तो एक काम करते हैं 20 मिनट और दे देते हैं, नहीं। उस समय आपका माइंड जो, मैं लिटरली बता रहा हूं, जैसे 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया, मुझसे नहीं बन रहा, मैं अटेम्प्ट कर देता था। क्यों? मुझसे नहीं बन रहा है तो आगे कोई मिरेकल नहीं होने वाला है आखिरी घंटे में कि अरे ये तो जादू से किसी ने मेरे दिमाग में आंसर डाल दिया। मैं जो बनता था लिख देता था। क्यों टाइम वेस्ट करना है पेपर में? 1-1 सेकंड आपको पता है 15 मिनट में आंसर लिखना, 15 मिनट में लिखो। मैं और देव दोनों ये चीज फॉलो करते थे। आंसर नहीं बन रहा तो उस समय जो बन रहा है, मैंने आज तक कॉलेज के किसी पेपर में ये नहीं करा होगा कि ये आंसर मैं आखिरी में अटेम्प्ट करूंगा, मुझसे अभी नहीं बन रहा, जो बन रहा है लिखो, आगे बढ़ो। अब 2 सेकंड में बस 3 पॉइंट रखता हूं, फिर मैं आता हूं, नहीं तो रिकॉर्डिंग में वो आएगा। पहला, नो चीटिंग। भाई चीटिंग मत करो। मार्किंग स्कीम देखकर आंसर लिखोगे, मुझे पता चल जाएगा, मत करो। बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हो आप चीटिंग? मतलब मार्किंग स्कीम देख के क्वेश्चन पेपर करके आप अपना ही मनी वेस्ट कर रहे हो। मेरा क्या है भाई, मेरे को तो अच्छा ही है, वाह फुल मार्क्स दे देता हूं मैं तो, टिक 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 की चल भाई मार्किंग स्कीम का आंसर है। मत करो। रीड मार्किंग स्कीम। अब यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा कि भाई चॉइसेस में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है ना जो आपने अटेम्प्ट नहीं करा, उसको तो बाद में प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा।
तो अगर 6 क्वेश्चन में से 3 अटेम्प्ट करना है तो जो 3 बच गए उनको बाद में प्रैक्टिस करना है, और साथ में एक बार अपना सैंपल पेपर करने के बाद मार्किंग स्कीम चेक करा करो कि चेकर आपकी कॉपी कैसे चेक करते हैं। और मुझे कैसे मालूम है आप मार्किंग स्कीम चेक नहीं करते? हिस्ट्री के मार्किंग स्कीम एक बहुत सिली मिस्टेक है, जो मतलब मिस्टेक नहीं है लेकिन फिर भी मिस्टेक है, हमने अभी तक ठीक नहीं करी। हम वेट कर रहे थे, देखते हैं कौन बच्चा बताता है, किसी ने नहीं बताया, पता ही नहीं, आप लोग चेक ही नहीं कर रहे हमारे। आप लोग को लगता है हम लोग को पता नहीं चलता, बट ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन वही मैंने लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन जो चॉइसेस में आते हैं उन्हें आपको पढ़ना है पेपर करने के बाद, राइट? जब पेपर आपका हो जाए तो एक बार उनको पढ़ लेना चाहिए। इसी के साथ समाप्ति होती है प्रेजेंटेशन की। अब आप लोग के जो क्वेश्चन है वो आप लोग बताएंगे, कोई है अगर तो। मेरा क्वेश्चन है। जी निशा बोलिए, एक एक करके मैं नेम कॉल आउट करता हूँ आप लोगों के, बोलिए। जो हमारा प्री बोर्ड होता है ना आर्मी स्कूल में, तो वो मतलब बोर्ड ऐसा ही होता है, हमें कोलकाता से बैरकपुर जाना पड़ता है पेपर देने के लिए, ठीक है। तो प्री बोर्ड 1 जो हुआ था वो हमारा हुआ था नॉर्थ साइड को। तो नॉर्थ साइड को जो हमारा पेपर होता है उसमें कार्टून बेस्ड क्वेश्चन था। तो मैंने एक आंसर लिखा था सिंडिकेट, मैंने वर्ड में लिखा था सिर्फ सिंडिकेट, वही आंसर था। सेम मेरे दोस्त ने पूरा सेंटेंस बना के लिखा, मतलब लिखते हैं ना दिस इज बिकॉज दिस लाइक दिस, उसको पूरा नंबर मिला, मेरा पूरा काट दिया। क्वेश्चन क्या था? आंसर कार्टून का कि कांग्रेस स्प्लिट हुई थी तो उसको क्या कहते थे, सिंडिकेट। तो उसने भी सेम लिखा, मैंने भी सेम लिखा, बट मैंने सिर्फ सिंडिकेट लिखा और उसने पूरा सेंटेंस बना के लिखा ब्ला ब्ला ब्ला। यार इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो लिखना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन आपसे स्प्लिट पूछ रहा है ना, तो एटलीस्ट आपको लिखना पड़ेगा कि कांग्रेस ओ, और आपको सेकंड पॉइंट लिखना पड़ेगा कांग्रेस आर, और आपको लिखना पड़ेगा ओ सिंडिकेट लीड कर रहे थे, आर इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, ऐसा करके आपको लिखना तो पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन रिक्विजिशनिस्ट। यस कायरव बोलिए। मैं कह रहा था सर कि अगर मुझे 1 पेज नोट्स बनाने हैं तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बनाऊं ना उसको सर? हाँ, और क्या, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बना लो, फिर टाइम, हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट बनाओ, टाइम इतना क्यों वेस्ट करना, सब तो दे दिया, क्या टाइम वेस्ट करना। मैं लिटरली 12th में होता और मेरी जगह कोई ऐसा चैनल होता ना, मैं तो नोट्स बनाता भी नहीं, सही में मजाक नहीं। मैं तो बहुत स्मार्ट वर्क पे बिलीव रखता हूँ, मैं तो फटफट देखता और पहुंच जाता। नहीं वो मतलब फिजिकल में ना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ नहीं, में तो जरूरी भी है। नहीं मैंने बनाए थे नोट्स, शॉर्ट बनाता मैं भी, बट बड़े बड़े नहीं बनाता। थैंक यू। ये अगर नायशा दीदी से बात करनी है तो क्या सिर्फ वो क्लास में ही पॉसिबल है? आपको क्लास में बात करना पड़ेगा, उसके बाद आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। एक्चुअली उनके साथ कुछ मोबाइल में ऐसा सीन हो गया है जिसके कारण वो अभी टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं आ सकती हैं, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आ गया था टेलीग्राम पर, तो अब आगे ना हो इसलिए उनको अपना नंबर वगैरह भी चेंज करना पड़ा। तो अब आप मुझे मैसेज करो, मैं तुरंत उनको फॉरवर्ड करूंगा और फिर वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे उसी दिन कुछ समय बाद ही। और सर अगर यस देविका बोलिए। भैया मेरा ये डाउट था कि है ना, मैं मतलब लिख लेती हूँ आंसर्स, बट जैसे मैंने 3 कॉपीज अभी तक चेक करने को दी थी, तो तीनों में मेरे को एक ही रिव्यू मिला था। मतलब एक कॉमन चीज थी कि मैं फ्लो चार्ट्स नहीं बना पाती। मैंने आपका आंसर राइटिंग वाला कोर्स भी देखा, पर मेरे से फ्लो चार्ट बन ही नहीं पाता है, और मेरे से मतलब हेडिंग्स भी बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं कैसे करूँ उसको मैनेज? सिंपल सा दिमाग दौड़ाया करो कि जो आप पैराग्राफ या पॉइंट लिखने वाले हो, अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन आता है कि इसे आप 2 वर्ड में या 3 वर्ड में कैसे सम अप करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा यार इसको ये बोला जा सकता है, तो वही सब हेडिंग बन जाती है, वही आपका फ्लो चार्ट बन जाता है। तो आंसर लिखना है तो सोच लिया कि यार ये जो पॉइंट है इसकी क्या हेडिंग हो सकती है, इसको अगर मैं 2 या 3 वर्ड में लिखना चाहूँ तो बस वही आपका हेडिंग है। और कौन है भाई, और कौन है? सानिध्य ने एक भी क्वेश्चन है। रिया, प्रियंका, हिमांशी। यस शकुन बोलिए। भैया मुझे आपसे ये पूछना है, आपको मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो अब मुझे ये पता है कि एंड में जो आपकी निकलती है परसेंटेज वो बेस्ट 5 की निकलती है, तो मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ खेलना चाहती हूँ इस चीज में कि अब मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी। तो अब मुझे आपसे पूछना है कि अब चॉइस हमारे ऐसा है कि हमारे स्कूल में चॉइस थी बिटवीन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो मैंने वो दोनों लिख रखी है। तो अब जो निकलती है ना बेस्ट ऑफ 5, तो वो मतलब मान लो कि मेरी हिंदी में सबसे कम है, तो क्या उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, या जो है कि नहीं इंग्लिश हिंदी तो वो तो इंग्लिश कंपलसरी सब सब्जेक्ट्स में, या तो मान लो इंग्लिश में सबसे कम है तो क्या उसको एक्सक्लूड किया जाएगा या नहीं, जो बाकी जो है ऑप्शन उसको किया जाएगा? इंग्लिश कंपलसरी रहता है, वो तो हमेशा इंक्लूड करा जाएगा, बाकी फिर उसके बाद जो टॉप आपके 4 बचते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ 4 निकाला जाता है देखा जाए तो। बेस्ट ऑफ 5 जिसमें इंग्लिश हमेशा इंक्लूडेड रहेगा।
अच्छा ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा है कि बर्डन काफी फील हो रहा है मुझे 6 सब्जेक्ट साथ में मैनेज करने का, और मैं फिर बाद में ना खुद पे कोच रही हूँ कि अरे उनके इतने आ रहे हैं, पर मैं फिर याद कर रही हूँ कि नहीं उनके सब्जेक्ट कम है, तो मैं प्रोडक्टिविटी भी तो कम होगी अगर मैं 6 साथ में लेके चलूंगी। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे अगर देखा जाए तो एक इकोनॉमिक्स है जिसमें आपने भी बताया था कि हमेशा मोटे मोटे बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, इतना कोई डीप क्वेश्चन आते नहीं है। तो अभी के लिए मैंने उसको रखा है साइड में कि ठीक है, ठीक है, समझ आ गया है मुझे, इतना मैं उसको भी फोकस ना करूं, एंड में रखूं कि सबसे कम अगर उसमें आ भी गए तब भी मैं सेफ में रहूंगी। तो क्या ये ठीक है स्ट्रेटेजी, ताकि बाद में सीयूटी पे भी मैं फोकस कर सकूं? और मैंने इकोनॉमिक्स में सीयूटी नहीं देना है अभी तक का जैसे मेरा प्लान है, तो उसके हिसाब से ठीक है ना ये चीज की मैं अगर एक सब्जेक्ट को जो है थोड़ा नीचे करके चलूं, बाकी उनको साथ में मेन रखूं। इकोनॉमिक्स कितना हो चुका है आपका, लाइक कितना बनता है? कवर सारा कर लिया है मैंने। एक शायद से तो कंट्रीज का रिलेशन वाला है, वो भी नहीं देखा मैंने, बाकी सारा हो गया, प्री बोर्ड भी हो गया है, ठीक आ गया है। और तो बोर्ड्स में कितना गैप है इकोनॉमिक्स में आपके पास? किसमें? बोर्ड्स में अप्रॉक्स? नहीं, ज्यादा नहीं, इतना मुझे पता है। 3 दिन बोर्ड्स 19 मार्च 3-4 दिन का ही है। ठीक है, बहुत होता है 3 दिन। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ज्यादा इसमें ये है कि मैक्रो में ये नेशनल इनकम और इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले जो होते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे, एटलीस्ट जो थ्योरी पार्ट है वो तो मेरा पक्का है, दैट आई नो। वर्क सही है, अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो हो जाएगा 3 दिन। क्योंकि पहले मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी, अरे यार कैसे होगा, इसमें कम आ रहा है उसमें कम आ रहा है, मैंने कहा जब निकलनी 5 की है तो क्या फायदा है इसमें इतना करने का। यार हमें तो गैप ही इतना मिला था, पॉलिटिकल साइंस में 3 दिन, हिस्ट्री में 2 दिन, 3 दिन तो हो जाता है। मैंने तो स्पेशली ली भी इकोनॉमिक्स इसलिए थी कि मतलब लोग कहते क्यों लेना है जब इतना, मैंने कहा एक सब्जेक्ट बचता है ह्यूमैनिटीज का, क्यों छोड़ना, पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया तो बस सही है, वो तो हो जाएगा भैया। और जो आगे गैप डेज में जैसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो क्या उसके लिए आप कोई स्ट्रेटेजी लाओगे? स्ट्रेटेजी भी लाएंगे और कुछ बहुत बड़ा धमाका भी लाएंगे, दोनों चीजें आएंगी। स्ट्रेटेजी तो पक्का आएगी। पर वो मेरा सेकंड क्वेश्चन के प्रैक्टिकल्स एंड जो वाइवास होते हैं, क्या वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं कि भाई मार्क्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे? मैं पहली बात तो बस कुछ दिनों में वीडियो डालने वाला हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है प्रैक्टिकल वाले दिन। थोड़ा उस दिन हमें एटिकेट से पेश आना पड़ता है। उस दिन आप जाओगे स्कूल में तो आपके टीचर लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, जो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे वो चाय कॉफी पोहा जलेबी मिलेगा, तो कुछ नहीं होता है, पूरे स्कूल का हाथ में रहता है। उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं बट स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इतना कुछ नहीं होता। मेरी क्लास में तो बच्चे रोने लग गए थे जाने की, लिटरली रोने लग गए थे, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, आंसू बहने लग गए थे, डर गए थे, बट कुछ नहीं होता। वो सिंपल क्वेश्चन पूछते, मेरे से तो 2 क्वेश्चन पूछे थे, जाइए। पर लास्ट में मार्क्स तो प्रिंसिपल के पास ही जाते हैं और वहीं देते हैं सबको। हाँ, वो प्रिंसिपल सर ही देते हैं, वो तो वहीं का रहता है, सब स्कूल में वही रहता है। भैया सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करें रिवीजन टाइम में? टाइम टेबल का वीडियो डाला 3 दिन पहले मैंने चैनल पे, सबसे पहले वो देखो, उसमें मैंने रिवीजन का टाइम टेबल भी बनाया हुआ है। और उसके बाद कोशिश करो कि दिन में आप 2 से 3 सब्जेक्ट मैनेज करो। जैसे आपका मन है कि आज 2 चैप्टर रिवाइज करना है, तो एक कोई इजी कर लो, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट कर लो, बट एक दिन में 2-2 3-3 करना चाहिए, करना ही चाहिए। और ये ओपिनियन नहीं है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, करना चाहिए। ये नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अच्छा सर, जो न्यूमेरिकल के अंदर इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे साइड में लिख सकते हैं ना? जैसे कोई रफ वर्क की बात कर रहे हो आप? न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स में मतलब रफ वर्क की बात कर रहे हो न्यूमेरिकल में आप? जैसे कि जैसे मेरी कोई मिस्टेक हो गई इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल में, कि मैंने इस जगह पे इकोनॉमिक्स में जैसे मुझे 2 का 3 करना था, 4 कर दिया, तो मैं साइड में मेंशन कर सकता हूँ ना ऐसे करके? मतलब समझ नहीं आया मुझे। मैं अच्छे समझाता हूँ। जैसे मेरा एक नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने उसके अंदर लिखना होता है कि NNP@FC आपको साइड लेफ्ट में लिखना है और उसको GDP-MP आपको राइट में लिखना है। पर मैंने उसको उल्टा कर दिया कि मैंने NNP-FC लेफ्ट में लिख दिया और उसको राइट में कर दिया। तो ये मैं ऐसे साइड में लिख सकता हूँ कि ये इसको ऐसे नहीं करना, इसको यहाँ पे ऐसे लिखना। हाँ, चल जाता है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश में क्या होता है, पहले इंग्लिश में ये होता था कि आपको ना जो पैसेज आता है वो पैसेज में नोट मेकिंग करना पड़ता था, और नोट मेकिंग में एब्रीविएशन यूज करना पड़ते थे, मतलब शॉर्टकट। जैसे आपको एडजेक्टिव लिखना था, आप AD डॉट लिख देते थे, जबरदस्ती करने पड़ते, और उसका एक टेबल बनाना पड़ता था। तो बोर्ड एग्जाम में मैं टेबल बनाना भूल गया और मुझे याद आया 15-20 मिनट बाद। तो फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा कि ये क्वेश्चन 1 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैंने वहाँ नीचे बना दिया, तो नहीं कटे मार्क्स। हो जाता है, तो सब चलता है, मेंशन कर दो। तो आखिरी के 2-3 क्वेश्चन जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर वो पूछेंगे तो बेटर है, क्योंकि आप ज्वाइन करें भाई, तो प्लीज। यस सूर्या पूछिए। यस भैया, जो बोर्ड्स और CUET बैलेंस कैसे करें? बोर्ड्स कर रहे हो, CUET अपने आप हो रहा है यार, CUET के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत भैया जनरल टेस्ट
जनरल भैया टेस्ट इंग्लिश का भी मैं बोलूंगा, अभी अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो अब आप थोड़ा लेट हो। तो अब अगर आप बोर्ड्स के बाद भी करते हो तो ठीक है, लेकिन अभी भी कर रहे हो ना अगर, तो टाइम फिक्स कर लो 30 मिनट्स अप्रोक्स डेली के, इससे भैया ज़्यादा मत अगर देना। इंग्लिश में ग्रामर भी करना है क्योंकि 12th का कुछ मतलब है नहीं उसका इंग्लिश में। या तो देखो, अगर आप इंग्लिश कोर्स में एनरोल्ड हो तो हम लोग तो वीडियो डाल ही रहे हैं, अगर आप नहीं हो हाँ तो यूट्यूब पे आप देखो, या और कोई कोर्स में एनरोल्ड हो तो वो देखो, टाइम भैया फिक्स कर लो इंग्लिश में ना। और वीडियोस कब आएंगी? रोज डालेंगी, आज एक वीडियो डलेगा, एक कल डलेगा, डालेंगे, अब तो लाइन से बन रहे हैं। भैया मतलब पूरे दिन में कैसे बैलेंस करें, मतलब जैसे कि सीयूईटी भी कर लें, बोर्ड से दिन भी भर कैसे बोर्ड्स करें? बैलेंस करोगे आप, सीयूटी नहीं करोगे, पूरा प्रिपरेशन करने के बाद आखिरी में फिर आप सीयूटी करोगे, दिन भर लेकिन आपका तो फिर बोर्ड है। टाइम निकल जाएगा ना फिर, तो फिर अभी जनवरी में तो फिर प्रैक्टिकल्स हैं अभी फिर। अगर आप सीयूटी में फंस जाओगे तो बोर्ड्स में दिक्कत होगी, तो टाइम फिक्स नहीं कर तो लो। फिर टाइम अप्रैल के बाद फिर मई में सीयूईटी है फिर। अरे तो बहुत सारे बच्चे आखिरी में प्रिपरेशन करते हैं, ज्यादातर बच्चे जो टॉप करते हैं वो बोर्ड्स के बाद ही करते हैं। हमने लाइव क्लासेस में भी डिलीटेड चैप्टर नहीं कराए। लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं ना है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो अप्लाई नहीं होता, एक महीने में कैसे कर लेगा कोई आदमी? क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, हंसते हंसते कर सकता है, इतना सिलेबस डिफरेंट थोड़ी रहता है, सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश का डिफरेंट रहता है। तो हाँ तो जनरल टेस्ट और वही इंग्लिश में आप अभी से अगर दिन के आधा घंटा दे रहे हो तो आप खुद हिसाब लगा लो इतने महीनों में कितने घंटे हो जाएंगे। अगर आप एक टॉपिक भी पकड़ लेते हो कि मुझे आज इंग्लिश का एक टॉपिक करना है बस, तो हो गया। और प्रैक्टिस करने में कितनी देर लगती है यार? अगर आधे घंटे में थोड़ी होगा। तो 1 घंटा निकाल लो यार, अगर आपको लग रहा है आधे घंटे में नहीं हो पा रहा है तो 1 घंटा कर लो। अब 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, फिर आप फिर बोर्ड में कब फोकस करोगे? और भाई हाँ। आप अकेले नहीं हो, यहाँ कितने बच्चे ऐसे, यहाँ कोई एक बच्चा है जो 2 घंटे इंग्लिश कर रहा है सीयूटी, एक भी नहीं इंग्लिश का जनरल टेस्ट में जनरल करंट टेस्ट यहाँ पर 1 घंटा कर रहा है डेली, 2 घंटे। हाँ नहीं, जिस जनरल टेस्ट में करंट अफेयर है, फिर रीजनिंग है, फिर मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं ना ये आपके साथ ही पेपर देंगे सीयूटी का, ये भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भागा चला जा रहा है और आप पीछे बैठ गए हो, सबकी वही सिचुएशन है। ये यूपीएससी नहीं है कि कोई 5वां अटेम्प्ट दे रहा है, कोई 10वां दे रहा है, तो कोई पहला दे रहा है, सब आप ही कैटेगरी के हैं। और वो अभी नहीं कैसे करोगे यार, आप खुद बताओ ना। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं क्या, कि जाते हैं? नहीं। हाँ नहीं, तो फिर आप 2 घंटे करो, फिर क्या दिक्कत है? अगर आपका मन है तो निकाल लो आप 2 घंटे, 1 घंटा सुबह कर लो, 1 शाम कर लो। भैया मेरी बहन ने पिछले साल सीयूईटी दिया था, उसका डीयू में एडमिशन है, कॉमर्स स्ट्रीम से थी वो। तो उसने मुझे बताया था कि जीके का कुछ मार्क्स लगा ही नहीं था उसका जो कोर्स था। तो मतलब कोर्स पे डिपेंड करता होगा ना कि आपके बीए में जीटी के मार्क्स नहीं लगते, डीयू में तो जीटी के मार्क्स लगते ही नहीं है बीए में। मेजॉरिटी बच्चे नहीं देते। पिछले साल के जितने टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू लिए उसमें से किसी ने नहीं दिया जीटी, सिर्फ एक ने दिया था, उसके भी बहुत कम थे, बिना पढ़े दे दिया था। भैया हम जब 10th में थे। जी गौरी, मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने फसना पक्का देखने के बाद अपने बुक में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सब कुछ मतलब मार्क कर लिया पॉइंट वाइज, पर मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए किसी भी सब्जेक्ट के। तो क्या मुझे अभी नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? सही है, वर्क्स। और मैंने सिर्फ मार्क जो किया है सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए किया है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए मैंने नहीं तो किया। उसमें आप रिवीजन कैसे कर रहे हो बाकी सब्जेक्ट में? हाँ, बाकी सब्जेक्ट में फिर रिवीजन कैसे कर रहे हो आप? मैंने तो इंग्लिश के लिए मेरे पास ऑल इन वन नोट है, मेरा बंगाली भी है जिसके लिए मैंने नोट खरीदा है, और सोशियोलॉजी के लिए मैंने नहीं खरीदा, वो मैं एनसीईआरटी से ही करती हूँ। पर मुझे दिक्कत है ज्यादा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं बनता इकोनॉमिक्स में तो आप रिफ्रेशर करोगे तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफ्रेशर होता है, क्योंकि रिफ्रेशर अपने आप नोट्स का काम करता है, और इकोनॉमिक्स में आप ज़्यादा कुछ कम नहीं कर सकते, उसमें तो लिखना पड़ता है। भैया आप पता है ऐसा अगर कर सको अगर आप, क्योंकि मैक्रो का तो मैं समझती हूँ कि फंसना पक्का है या फिर रिवीजन बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसमें डायग्रामेटिक ज्यादा रहता है तो क्या ही ना बताएगा, लेकिन इंडियन इको तो सारी थ्योरी है। और अभी आपने कहा कि लिमिटेड ही पीवाईक्यूज हैं उसमें, तो जैसे अभी हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में क्या ना कि बस सब पॉइंट्स करके बता दो। जैसे मान लो अगर पहला चैप्टर है हमारा ये प्री इंडिपेंडेंस वाला पीरियड, अगर आपने उससे वैसे लिख दिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और पैच, जैसे देव भैया को, आप चाहे देव भैया को दे दो कोई बात नहीं, उनको बोलो बस कर दो, ऐसे वीडियो बना देंगे ना बड़ी। क्योंकि मैं बताऊँ अगर थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ऐसे इंडियन इको के लिए भैया कोई अच्छा है नहीं, यूट्यूब पे बहुत बढ़िया मार्केट है। बात यार देव को बोल दूंगा, देव के पास अभी टाइम नहीं है, टाइम बहुत है। अब मैं पॉलिटिकल साइंस की रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर रहा हूँ, अब मैं ज्योग्राफी कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी कर रहा हूँ, बहुत तो और वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है। तो देव को मैं देव भैया को फंसाता हूँ, अगर वो कर पाए तो वो करेंगे। भैया डिज्नी भाई आखिरी के 2-3 क्वेश्चन। डिज्नी आप भी आई, मैं तो अब देख रहा हूँ आपको, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? भैया एक्चुअली मुझे पूछना था कि जो हिस्ट्री हमारा होता है तो चैप्टर के पीछे बैक क्वेश्चन होता है ना,
वो जनरली आते हैं एग्जाम्स में? आ जाते हैं कई बार, इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के उसमें ना, क्वेश्चन। हाँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन है जिसमें 3 सोर्सेज को मिला के एक क्वेश्चन पूछा है, और हमारे सोर्सेज एग्जाम से में आया था क्वेश्चन हाफ नहीं ईयरली आते में। बोर्ड एग्जाम में, वो वाले मत करना। सोर्सेज से बोर्ड एग्जाम में बहुत रेयरली ही क्वेश्चन आते हैं। कई किसी ने लिखा रैपिड रिवीजन में, आपने वो पान का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना ट्रैवलर वाले चैप्टर में, आपने वो क्वेश्चन नहीं डाला, वो बोर्ड में नहीं आता है क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड से सोर्स बेस्ड ही आते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उसे कोई क्वेश्चन, रेयरली क्या अभी तक तो नहीं हुआ है। वो तो मुझे भैया और पता था, इंग्लिश लेकिन जैसे वो सब्जेक्ट एक मिनट, हाँ डिज्नी बोलिए। वो एक्चुअली एनसीईआरटी के बैक वाले क्वेश्चंस में आ गया ना, तो मुझे फिर और नहीं डाउट हो नहीं, गया कि शायद एनसीईआरटी आ के भी बैक जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो थोड़ा वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बट इंपॉर्टेंट रहते हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन। भैया जैसे आपने बताया चॉइसेस वाले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पढ़ो और देखो आपको कौन सा अच्छे से आ रहा है, तो हम जब 10th में थे तो हमें स्कूल में ऐसा बताया गया था, हमारे काउंसलर थे तो उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसा करो कि जो लास्ट पेज होता है आंसर शीट का, उस पे रफ वर्क डाल के पहले क्रॉस डाल दो, और उस पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कि आप ये लिखोगे, उनको लिख दो। ठीक है, एंड आपको लग रहा है कि जिसके आपको अच्छे से आते हैं आप इनको इलाबोरेट कर सकते हो, इस वो लिख लेना, और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है, मतलब कुछ पॉइंट आपको पहले लिखने हैं कि इम्प्रेसिव लगे हैं एंड कुछ बाद में, तो ये हम कर सकते हैं हाँ, ना मैं अभी तो खुद भी। करता था ये। क्या होता है, जैसे मैप आया आपका पेपर में, अब आपने मैप देखा आपको पूरा बन रहा है, कई बार ऐसा होता है बाद में भूल जाते हो आप, तो मैं तो पेपर में सबसे पहले जाके मैप लिख देता था कि ये, और कई बार ऐसा होता है जैसे कोई क्वेश्चन है कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये पंचशील पकड़ लो, ठीक है, कि यार पंचशील आ गया तो यही 5 पॉइंट लिखना पड़ेंगे, नहीं तो काम तमाम हो जाएगा। तो मैं पेपर में वो क्वेश्चन आता था, पीछे पेंसिल से 5 मैंने लिख लिए, क्या मैं नहीं भूल रहा। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हो जो एक्स्ट्रा है, तो वो तभी करना जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है। अब ये नहीं, बहुत बच्चे करते हैं, पहला आंसर लिखा उसको प्यार से अंडरलाइन कर रहे हैं, बादल बना रहे हैं, और आखिरी में रो रहे हैं कि टाइम ही नहीं बचा। तो ये सब चीजें आखिरी में करो तो ठीक है, बट हाँ पेंसिल कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन जो पहले ये आखिरी के, मैं ये पता करने के लिए करा कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आखिरी के सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे, दक्ष, शरण्या, गौरी और अनन्या का। ओके भैया मेरा ये डाउट है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में रेफरेंस बुक को कैसे यूज करें? सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए करो, पहले एनसीईआरटी करना है और सिर्फ आपको मेन क्वेश्चन आंसर करना है। इंग्लिश में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो क्वेश्चन आंसर अगर आप वो कर लोगे तो हाई चांस है कि वही एग्जाम में आ जाएंगे। और मैंने आज ही फॉर्मेट का पीडीएफ डाल दिया टेलीग्राम पे, तो फॉर्मेट करके उसकी प्रैक्टिस कर लो, हो गया। ओके भैया। भैया मुझे ये पूछना था कि मेरे सब्जेक्ट्स है और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, बंगाली, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरा जो एडिशनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसमें मैं इकोनॉमिक्स मेन से अच्छा कर सकती हूँ, तो क्या मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने एडिशनल सब्जेक्ट में? आपके जो भी 5 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको लगता है कि आप सबसे बेस्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कोई भी 5 हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। शरण्या पूछिए। भैया जो आपने सबसे पहला पॉइंट बताया था ना कि ओपिनियंस अवॉइड करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि एक्सप्रेस योर व्यूज और कमेंट इस पे, उसमें भी मतलब वो वाला अपना अवॉइड करना है। देखो व्यूज में भी ना ऐसे व्यूज रखना चाहिए जो एटलीस्ट किसी भी तरीके से थोड़े से वैलिड हो। ऐसा व्यू नहीं रख सकते जो आपके लिए वैलिड है लेकिन सामने वाले के लिए वैलिड नहीं है, वो उसको क्रॉस चेक ना कर पाए। जैसे मैं बोल दूं आज कि यार प्राइवेटाइजेशन से ग्रोथ तो होती है लेकिन इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती है, ये मेरा व्यू है, तो ये व्यू वैलिड व्यू है। लेकिन अब मैं बोल दूं कि प्राइवेटाइजेशन जानबूझ के करा जाता है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने से रईस लोगों को पैसा मिलता है, फिर वही पैसा वो देते हैं गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट उन पर ब्लैक मनी के चार्जेस ना लगे। अब बोलो ये पॉइंट तो आपको वैलिड नहीं है ना यार, क्योंकि No, Adani was harmed. हाँ, तो ये हो जाता है। फिर चले अडानी का कोई फैन आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो आप करेगा। अब मेरा जैसा आदमी, मैंने जीवन में पहली बार तो स्टॉक लिया अडानी का, वो -40% में चल रहा है, मैं तो देख के फुल मार्क्स दे दूं कि यार अडानी को बर्बाद कर देना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है। आखिरी क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन, ये वो पूछे जिन्होंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन है जी So actually मेरे स्कूल में we are following the refresher book of T.R. Jain and V.K. Ori, but
see online everybody is telling you to refer संदीप गर्ग, तो मेरे पास दोनों की पीडीएफ्स है, मेरे पास टीआर जैन की फिजिकल कॉपी है एंड संदीप गर्ग की मेरे पास पीडीएफ है। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस होगा क्या कंटेंट में इन मैक्रो बहुत ही इकोनॉमिक्स? शानदार बुक है, मैंने दोनों से पढ़ा हुआ है। दोनों में से जो ये क्वेश्चन मुझसे शगुन ने पूछा था आज से 1 महीना पहले टेलीग्राम पे, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। आप दोनों से एक एक टॉपिक कर लो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, वो आप कर लो। किससे आप बेटर आंसर फ्रेमिंग कर पा रहे हो? मोर स्टेबल इन टीआर जैन, क्योंकि मैंने वो मार्च से पढ़ा है। नहीं, वही करो, कोई दिक्कत नहीं। बस प्लीज एक बार ना सिलेबस मैच कर लेना, कई बार ना एक टॉपिक मिस रहता है, तो कोई टॉपिक बस मिस ना हो, बस वो देख लेना। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आई होप सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, अगर नहीं हुए तो अगली मीटिंग में हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके, मतलब अब तो मैं गूगल मीट ही करने वाला हूँ आगे, अब मैं वो नहीं करूंगा थैंक यू भैया। आई होप आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर आप ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। आगे जो मैं आंसर शीट चेक करूंगा उसमें अगर मेरा कम टाइम लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। उस समय बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते भैया आपने चार्जेस ज्यादा रख दिए सैंपल पेपर के, और मैंने बोला था मुझे 1 घंटा लगेगा चार्ज करने में, चेक करने में, और लिटरली लग रहा है कि आप लोग इतनी मिस्टेक्स करते हो, बाप रे। तो अब आई होप मेरा टाइम आप लोग कम करवाएंगे, 10-10 मिनट में कॉपी चेक होंगी। तो प्लीज़ मेहनत करो और आगे बढ़ो। बाकी बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, धमाके के बारे में टेलीग्राम पर बताएंगे आपको। और कनेक्टेड रहो, ऐसा नहीं है कि मीटिंग में ही हमारी बात होती है। मुझे तो आप एक मैसेज करोगे, कई बार तो मैं 1 सेकंड में रिप्लाई कर देता हूँ, कई बार 1 मिनट भी लग जाता है, इसलिए बहुत रेयरली होता है। तो मैसेज करते रहा करो आप लोग, जब मैं फ्री रहूंगा बात करूंगा। और लेक्चर खत्म करते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू भैया।